तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जावा स्टार्ट करेंगे। जावा का मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज जावा, किसने बनाया, कब बनाया, वो वाली बातें। फिर फीचर्स, जैसे कि क्या है जावा फीचर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रोबस्ट है, सिक्योर्ड है, और क्या है मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। ये जो अलग अलग डिफरेंट फीचर्स है वो सब देखेंगे। फिर कंपोनेंट्स देखेंगे कि जेडीके क्या है और ये जेवीएम क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, जेएसएल क्या है, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये हर एक चीज यहाँ पे देखेंगे। बेसिक टाइप्स मतलब शॉर्ट, इंट, बाइट जो जो था ना वो सब चीज यहाँ पे देख लेंगे। टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे जाएंगे। फिर कंडीशनल्स एंड लूप्स, मतलब वही है इफ एल्स और लूप, इस सब पे 15 से 20 मिनट 25 मिनट में ये पूरा चीज खत्म कर लेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि पहला फीचर है हम कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, और क्या हो सकता है अब्स्ट्रैक्शन के बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कह सकते हैं क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, जो चारों हैं उनको देखेंगे। कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, और मतलब एक और होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला, या फिर नन पैरामीटर वाला, और एक टाइप का कंस्ट्रक्टर को देखेंगे। दिस सुपर कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड कहाँ पे यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड कहाँ पे यूज करेंगे। इनहेरिटेंस, कितना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। ओवरलोडिंग, एक ही क्लास में सेम नाम के अलग अलग मेथड बना दे तो ओवरलोडिंग। एक पेरेंट क्लास में जिस नाम का मेथड बना है उसी नाम का चाइल्ड में भी बना दे तो ओवरराइडिंग, ये ओवरराइडिंग वाला चीज हो गया। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड होता है जिसका इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में दिया जाएगा। तो ये चूंकि ओवरराइडिंग से लिंक टॉपिक है इसलिए हम इस ऑर्डर में रखे हैं। इंटरफेस, अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के अंदर सारा मेथड अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब इंटरफेस होता है क्या है इसको और आगे समझेंगे। पैकेज, सारा जो हम अपना कंपाइल कोड है उसको एक फोल्डर में रख ले उसको पैकेज बोल सकते हैं। रैपर क्लासेस, जब नॉर्मल हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप था उसको एज ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं तो रैपर क्लासेस का यूज करेंगे। अभी तक मैं किसी को प्रॉब्लम में यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको ऐड करना है, प्रॉब्लम तो होगा ही, बस टॉपिक ऐड करना है तो बता दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, जहाँ तक कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम क्या बताएं, फीचर वाला चीज। अच्छा कहाँ तक हम किस पॉइंट पे क्लास रुका था, कोई बता सकता है आप में से, किस पॉइंट के बाद से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। फीचर बता रहा है, फीचर्स वहीं मतलब से डिस्कनेक्ट। अभी स्टार्ट होने वाला। अच्छा, जावा के फीचर्स में हम लोग देखेंगे कि जावा एक हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक काम करते हैं हम ना, आपको इसका बेसिक आइडिया दे देंगे एक बार, उसके बाद फिर चलेंगे, ठीक है। हम कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। अच्छा जावा के फीचर्स में क्या क्या हो सकता है। जावा के फीचर्स में नॉर्मल अगर वर्ड्स में बताएं तो सबसे पहले क्या है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है, जावा प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट, ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं या फिर जिनको अपने दिमाग में स्टोरेज के लिए फोल्डर बनाना है, तो इस सब नाम का फोल्डर बना लीजिए और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको स्टोर कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्या फीचर हो सकता है, रोबस्ट, यानी कि हर कंडीशन को एक्सेस करने के लिए इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह होता है। मतलब ये कभी भी क्या कहते हैं कि इसका कोड कभी रुकेगा नहीं, भले ही कोई एक्सेप्शन भी आता है तो उसको ये अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या है, पोर्टेबल। सिक्योर, मल्टी थ्रेडिंग और पोर्टेबल लिख सकते हैं कि आपको इसको एक जगह से, अच्छा पोर्टेबल, एक मिनट, पोर्टेबल हो गया। पोर्टेबल और जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है दोनों आपस में मिलता जुलता ही चीज है, ठीक है, सिक्योरिटी बस। डायनेमिक है। हाँ बस ये चीज हो गया, ठीक है। इसको ना हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक एक करके इसको देख लेंगे। पहला है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी एक जगह पे आप बना दिए, एक प्लेटफॉर्म पे आप कोड लिख दिए
और फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस क्लास फाइल को ले जाइए और जितना मर्जी रन कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन होता रहेगा, ठीक है। और पोर्टेबल का भी कुछ ऐसा ही है कि आप मतलब एक बार कोड लिख के आप उसको दूसरे पे ले जा सकते हैं, दूसरे मशीन पे, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट जेडीके, जिसके अंदर क्या क्या आता है, एक आता है JSL जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब JRE में JVM आता है और JIT आता है, ये सब अलग अलग चीज क्या है इसको अभी हम देख लेंगे। बेसिक डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है, जो आपको समझ में आता है वो ठीक, जो नहीं आता उसको मार्क करते चलिए। बाइट, कॉपी में भी हमारा बेटर हो कि आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। शॉर्ट, और क्या है डेटा टाइप, इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, उसके बाद लॉन्ग, लॉन्ग इसमें नहीं होता, एक सेकंड, लॉन्ग हम गलत लिख दिए, डबल लॉन्ग इसमें होता है फ्लोट, डबल, बुलियन। बुलियन इसके अलावा ये बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप था। नॉन प्रिमिटिव में फिर क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब एरे वगैरह नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड वाले में आ जाएगा, ठीक है। टाइप कास्टिंग, एक 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 टाइप के दूसरे एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कास्टिंग कहलाता है। और कंडीशनल, इस सब को एक एक करके देखने की जरूरत है, ठीक है। तो इतना सब चीज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पहले ये सब चीज देखें। सबसे पहले जावा का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। जावा का कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर मतलब कुछ 3-4 लाइन में आप जावा का इंट्रोडक्शन दे तो क्या दीजिएगा। जावा इज अ, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इज अ हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट लाइन डायरेक्ट अट्रैक्टिव, एग्जामिनर देखते ही कहेगा ये आंसर पढ़ने लायक है, बाकी आंसर तो पढ़ेगा भी नहीं। तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके बाद इसी में आप सेंटेंस जोड़ते हुए लिख सकते हैं, डेवलप्ड बाय जेम्स, क्या नाम है उनका, गॉसलिंग जेम्स है, गॉसलिंग, गॉसलिंग नाम के जो पर्सन थे उन्होंने क्या, देखिए जावा पढ़ने के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो ये सब पढ़ना जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ये सब लिखना पड़ता है, इसलिए हम करना, ठीक है। इट वाज, अब इसके बारे में आप डेवलपमेंट में लिख सकते हैं या फिर नॉर्मल एक सेंटेंस से बात खत्म कर सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड अंडर ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट नाम था ना उसका, ऑफ कंपनी का नाम क्या था, सब माइक्रो सिस्टम सिस्टम्स। उसके बाद इट मेड, इट इज मेड फ्री टू यूज इन, मतलब फ्री टू यूज इसको कब कर दिया गया, 1995, मतलब इसका लॉन्च जब किया गया तो वहां पे इसको जाकर फ्री टू यूज कर दिया गया। इतना काफी है, इस बात को जितना ज्यादा आप लंबा चौड़ा करके लिखिए वो आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा में सबसे पहले फीचर क्या है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, इट सपोर्ट्स, क्या कहते हैं, इट सपोर्ट्स क्रिएटिंग क्लासेस एंड मेकिंग इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ, या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं इट सपोर्ट क्रिएटिंग क्लासेस एंड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज क्लासेस। ये जस्ट हम आपको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से लिख दिया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट सपोर्ट करना, और यहाँ पे इट आल्सो सपोर्ट्स में अपना मतलब वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। इट आल्सो सपोर्ट्स, क्या क्या होता है, मेन मेन जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है, हाईलाइटेड फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, क्या क्या फीचर है बताइए। इनहेरिटेंस, एक मिनट म्यूट कर लिया, रिकॉर्डिंग में बाद में प्रॉब्लम आएगा, आप लोग का रिवाइज करें।
इनहेरिटेंस, उसके बाद क्या है? इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म, एंड मेनी अदर्स लिख के इसको Encapsulation. काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इस पे आप तो सब कुछ लिख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्लास से सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस एक्सटेंड कीवर्ड से, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग से। तो हर बात को लिखने का बहुत सारा फीचर हो सकता है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिखना है? सिंस जावा डजंट सपोर्ट, क्या जावा सपोर्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? सो Multiple inheritance. it is it can't be called as 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये पूरा जस्ट हम आपको बताएं, इसके बाद हम सारा कहानी शॉर्ट में चलेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आप लोगों को लग रहा हो कि ये पूरा तो हम लैंग्वेज दिखा देंगे, ऐसे लिखा देंगे और कोड कब करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक पॉइंट को लिखना है। अब बाकी जो भी बात बताएं, आपको कहानी बनाने चाहिए, नहीं आता है तो आपके लिए, इसके लिए हम ये नोट्स जब पूरा लिख देंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में दे देंगे नोट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद क्या फीचर था नेक्स्ट? प्लेटफॉर्म Platform independent. अब हम बस क्या करेंगे, अभी से पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, टाइम बचाने के लिए हम बस कीवर्ड लिख देंगे हाईलाइटेड, जिसको आप जोड़ के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक बात कहा गया था जावा में, जिसको बोलते हैं हम राइट वंस, कितने लोग ये बात सुने हैं? राइट वंस रन, लास्ट वर्ड राइट वंस के बाद क्या है? अच्छा ये वाला ना, ये पोर्टेबल वाले में लिखे तो अच्छा है कि राइट वंस रन एनीवेयर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाले में ना आप ये चीज लिख सकते हैं कि वंस वी हैव compiled dot class file, it can be executed on any मशीन। जस्ट कंडीशन क्या है कि उस मशीन के फ्रेंडली हमारे पास जेवीएम होना चाहिए, तो जेवीएम हम, अब यहाँ पे भी आप कंटेंस मतलब कंडीशन लिख दे सकते हैं, जावाज जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का जो जेवीएम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। हमको लग रहा है कि ये चीज ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, राइट वंस रन्स एनीवेयर, ये चीज था एग्जैक्ट हमारे पास इसमें पोर्टेबल में। ठीक है, कि पोर्टेबल क्या कहता है कि एक बार प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल कहीं लिख दो, उसको किसी भी मशीन पे चला दो, यही चीज पोर्टेबल का कहलाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे इसको। आई होप आप लोग को आइडिया लग गया हो कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट फीचर क्या था? रोबस्ट। रोबस्ट मतलब क्या है? रोबस्ट वर्ड का मतलब होता है कि केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो किसी टाइप के सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। एक और फीचर लास्ट क्या था? मल्टी थ्रेडिंग और कुछ था। मल्टी थ्रेडिंग के बाद एक था सिक्योरिटी। इसमें ना चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा दिया जाता है। हम एक भी लाइन इसमें कोड प्रोसीड्यूरल नहीं लिख सकते। 100% हम लोग इसको, हर एक चीज हम लोग को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही बाइंड करना होगा, तभी हम इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, रोबस्ट के बारे में ये सब लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, ये लिख के क्या है, रोबस्ट वाले के बारे में बस हम एक लाइन लिख देते हैं, केपेबल, एक सेकेंड, केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, किसी भी काइंड के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए केपेबल है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? अब यहाँ पे इसको सेंटेंस तो पूरा लिखने में टाइम बहुत लगेगा। मल्टी थ्रेडिंग इसका लिख सकते हैं कि जावा डज सपोर्ट एमटी, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग, और यहाँ पे ना बस क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स एंड वर्क इन पैरेलल। ठीक है,
हम जावा हमको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ क्रिएट करने का, और उस सबको एक साथ में हम पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उनका प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल थ्रेड बना के अगर सीपीयू से मल्टीपल थ्रेड से अपना कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो जावा में ये फीचर है कि उस तरह का कोड हम लिख दे सकते हैं कि हमारा पैरेलली सारा काम चलता रहे। ठीक है, सिक्योरिटी वाला कंप्लीटली थियोरेटिकल है कि इसमें डेटा का सिक्योर रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सारे फीचर सपोर्ट कर रहा है। क्लास के अंदर हम डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, अदर चीजें जो भी आपको लगे सिक्योरिटी में आप ऐड करते चले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मेन एग्जैक्टली अगर मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट बोले तो आपको मल्टी थ्रेडिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिक्योरिटी वाला लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ फीचर हम मिस किए क्या? ऊप्स हो गया, रोबस्ट हो गया, मल्टी थ्रेडिंग प्रोटोकॉल। हाँ चलिए, फीचर्स वाला सारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कंपोनेंट्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है फीचर्स वाले में? चैट में आप लोग क्लियर लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। ऑलमोस्ट हमको लगता है कोई फीचर हम मिस किए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी फीचर को आप चाहते एक्सप्लेन करें, पहले वाले को हम डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना सेंटेंस लिख दीजिए तो काफ़ी है। क्लियर? क्या रिपीट करना है, जो भी रिपीट करना है वो रिपीट आप लिख सकते हैं पॉइंट के साथ। बढ़िया। देखिए टाइम भी एक कंस्ट्रेंट है, टाइम को भी देखते रहना है ताकि एक बजे तक खत्म हो जाए तो अच्छा है। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स में ना हम जल्दी जल्दी ड्रॉ करके बताएंगे। अब चूंकि हम नाम बताएं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा नहीं, तो इससे बेटर है कि हम ड्रॉ करके बना लें। अच्छा, जावा में जो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो क्या इंस्टॉल होता है, उस फोल्डर का नाम क्या होता है? जो जावा हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उस फोल्डर का नाम क्या होता है? आपने रिपीट वाला पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा? जावा में सबसे पहले जो हम फोल्डर इंस्टॉल करते हैं तो उस फोल्डर का नाम क्या होता है? अमन, दीपक, कहाँ है दोनों, बताओ। जेडीके होता है। जेडीके, जेडीके होता है ना। तो कंप्लीट अगर बोले तो जावा का जो डेवलपमेंट किट है उसको क्या बोल सकते हैं? जेडीके। हाँ भाई। कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जेडीके का? जावा डेवलपमेंट किट। लिखना जरूरी है कि काफी है जेडीके। अब जेडीके के अंदर मान लीजिए दो चीज आता है। पहला चीज अगर हम माइंड नोट करें, क्या क्या ये ना, बस आपको एक तरह से कहे तो ऑर्डर दिमाग में रहनी चाहिए, बाकी चीजें आसान है। जेडीके वाले में सबसे पहला चीज जो जेडीके से एक पूरा चीज कंपोनेंट अलग हो जाता है वो क्या होता है? जेआरई। जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसमें कि जेवीएम आ जाता है या फिर जो कंपाइल्ड क्लासेस जैसे स्कैनर और भी अदर जो जो क्लासेस कंपाइल करके रखा हुआ है ना वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। इसके अलावा ये जावा डेवलपमेंट किट में ना, जैसे कि हमारा हो गया जावा सी कंपाइलर कंपोनेंट आ जाता है, उसके बाद जेडीबी जावा डिबगर, और क्या क्या आता है जावा डेवलपमेंट किट, और इसके बाद हम कह सकते हैं ना कि हाँ यही मान के चलिए जावा कंपाइलर और डिबगर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे प्लस वाला साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो जेडीके में क्या है? जेडीके में पहला तो है जेआरई पूरा अपने आप में एक अंदर, इसमें भी बहुत सारा चीज होगा, और दूसरा क्या है? जावा का कंपाइलर और जावा का डिबगर। अब जेआरई में ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो जेआरई के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं या फिर जावा प्रोग्राम रन कौन करेगा वो सारा इस बॉक्स में यानी जेआरई में आएगा। ठीक है, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में कौन सा वो जावा का कंपोनेंट है जो कि जावा प्रोग्राम को रन करता है? अमन बताओ। क्वेश्चन रिपीट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जावा का कौन सा वो कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए? जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। तो वही वाला चीज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट बना इसको हम कहते हैं, एक सेकेंड, इसको आप क्या कह सकते हैं? जो ये वाला है ना, हम सबके हर एक जो भी कंपोनेंट है उसका नाम उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, इसको फुल थोड़ा सा हम बड़ा स्क्रीन रखे तो अच्छा है। जेवीएम। अब ये आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जेडीके पूरा हमारा जो मतलब जावा डेवलपमेंट किट या फिर जो पैकेज है जो कि जावा प्रोग्राम को, अच्छा जेडीके में क्या होता है? जावा प्रोग्राम को रन करने और जावा प्रोग्राम को डेवलप करने दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
लेकिन जेडीके के अंदर जब हम जाके देखते हैं तो हमको दो चीज मिलता है। पहला एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो कि जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज है वो इसके अंदर है, और साथ में जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, डीबग करने के लिए जो चीज होता है जावा कंपाइलर और डीबगर, ये एडिशनल चीज है। ठीक है, तो इसको आप एक अदर बॉक्स में रख सकते हैं। ये पूरा ना एक कंपोनेंट, इसका कोई नाम नहीं है तो इसलिए हम इसको कोई बॉक्स नहीं दिए हैं। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, पहला तो है जावा वर्चुअल मशीन जो कि जावा प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक चीज और होता है जिसको हम बोलते हैं ना रन टाइम लाइब्रेरीज। रन टाइम लाइब्रेरीज का क्या मतलब है, कुछ कोड हम लोग देखते होंगे, क्लास फाइल हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में, लाइब्रेरीज, कुछ क्लास फाइल हम लोग ना अपने प्रोग्राम में जल्दी जल्दी इंपोर्ट मारते हैं। इंपोर्ट किए हैं कभी कि जैसे कि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो क्लास फाइल होता है ना वो रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर ही होता है। तो जेवीएम जो क्लास फाइल आप इंपोर्ट कीजिएगा उसको लोड कर लेगा और लोड करके जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो रन कर लेगा। क्लियर है? अच्छा, ये सारे कंपोनेंट को एक एक करके डिस्कस करें इंडिविजुअली कि सबका आइडिया है? जो हम बेसिक कंपोनेंट आर्किटेक्चर बता दिए इतना काफी है कि हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअल डिस्कस करना है। काफी है इतना। बाकी लोग बताइए जेवीएम जेडी से। काफी है। हाँ, हमको भी दिखिएगा नोट करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, हम अगर ऑलमोस्ट हम एक एक करके बस बता देते हैं। जेडीके का मतलब है ना कि जावा डेवलपमेंट किट। इट इज द, कह सकते हैं ये कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट क्या कह सकते हैं, कंप्लीट एक पैक बोल सकते हैं, या फिर इसको ना क्या चीज हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं फ्रेम कर पा रहे, तो जिसमें कि हमारे पास जावा प्रोग्राम को रन करने, डेवलप करने का सारा रिक्वायर्ड जितना भी थिंग्स है वो सारा जावा डेवलपमेंट किट में आ जाता है। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। पहला है कि जावा कंपाइलर और जावा डिबगर। कंपाइलर का काम क्या है कि जो कि हमारे डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जावा कंपाइलर के बारे में तो ये क्या करेगा, डॉट जावा फाइल जो होगा उसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? अब जेडीबी क्या करता है, जेडीबी ना मतलब मान लीजिए कोई हमको डिबगिंग करना है, ठीक है, एग्जैक्ट किसी क्लास फाइल में किसी वेरिएबल पे कहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, या फिर एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन हमको इंटरप्रेशन करना है, तो उस सब केसेस में अगर कोई एरर आ रहा है तो उसके डिबगिंग के लिए जावा डिबगर यूज होता है। ठीक है, ये भी एक जेडीबी करके सॉफ्टवेयर होता है जैसे जावा सी होता है। बढ़िया। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, इसका काम पूरा पूरा यही कि जावा प्रोग्राम को रन करवा देना। ठीक है, रन करवाने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड, अच्छा जेवीएम का काम है रन करवाना, और रन करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज है उसको बोलते हैं रन टाइम लाइब्रेरीज, जैसे कि कुछ प्री कंपाइल्ड कोड होता है वो सब। तो ये पूरा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स वाला चीज हो गया। और ये चीज बस याद रखिएगा कंपाइलर के लिए कि डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास बनाता है कौन। अच्छा, ये वाला काम करेगा कौन, ये किया जाएगा, बस थोड़ा बहुत इसको हम ज्यादा डिटेल में, ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटेड बाय, मतलब जो प्रोग्राम लिख दिया उसको जो कंपाइल भी कर दिया उसको रन कौन करेगा, एग्जीक्यूटेड बाय जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका, ठीक है। स्क्रीन पे भी अगर आप लोग को नहीं लैग होकर दिख रहा है तो दिख गया होगा, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है। बढ़िया है। और कंपोनेंट वाला चीज हो गया। ठीक है, आते हैं की पॉइंट्स। अब कंपोनेंट्स वाला चीज हो गया। अब देखना है बेसिक डेटा टाइप्स। ये सब देखने की जरूरत है, हमको नहीं लगता जरूरत है। हम ना बस ये सब आप प्रोग्राम में रन करके देख सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स बस हम डिफॉल्ट वैल्यू वाला चीज लिख देते हैं, वो चीज उसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे। डेटा टाइप्स में पहला क्या है, बाइट। बाइट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0। शॉर्ट के लिए, शॉर्ट भी ना मतलब शॉर्ट का इसका बताए तो -128 से लेके +127 तक रेंज होता है। इसका कुछ भी रेंज होता होगा, रेंज अब हम कैलकुलेट भी नहीं किया। साइज बस हम लिख देते हैं दोनों का। ठीक है, इसको बस मिलता है 2 बाइट। एक बाइट जो डेटा टाइप है इसको कितना मिलता है, 1 बाइट। और कैरेक्टर को कितना मिलता है, 2 है। कैर का डिफॉल्ट वैल्यू किसी को पता है क्या, 2 बाइट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल होता होगा, नल तो नहीं होता होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, कैर का डिफॉल्ट वैल्यू चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। शॉर्ट, उसके बाद क्या है, शॉर्ट के बाद क्या होता है, नल ही होगा।
देखना पड़ेगा। बहुत लोग जो लेट से आ रहे हैं उनको समझ में आधा कहानी नहीं आएगा। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। अब ये कैरेक्टर वाला को याद कर सकता है। इंटीजर का साइज क्या होता है? 4 बाइट होता है कि 2 बाइट होता है? 2 बाइट होता है शायद। 4 बाइट, मतलब वो सी वगैरह में होता है कि कभी 2 कभी 4, यहाँ पे एग्जैक्ट 4 है। म्यूट कर लीजिए अभिजीत, अभिजीत म्यूट कर लीजिए। 2 बाइट और क्या है इंट के बाद? फ्लोट डबल। अच्छा, फ्लोट का भी शायद 4 बाइट ही साइज होता है, डबल का 8 होता है क्या? फ्लोट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 और इसका भी 0.0, ठीक है। साइज की बात करें तो इसका तो होता है 8 बाइट और इसका भी इंटीजर के साथ साथ 4 बाइट ही होगा। लगे करेक्शन तो देख लीजिएगा, ये सब बेसिक चीज है। डबल के बाद एक और कौन सा डेटा टाइप है? बहुत लेट आए अंशुमन। डबल के बाद कौन है? बूलियन, और ये सब बचा शायद एक बूलियन है। बूलियन के लिए अगर डिफॉल्ट वैल्यू बात करें तो हमेशा फॉल्स रहता है, मतलब कि हमेशा कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स ही रहेगा। साइज की बात करें तो साइज, अब ये चीज ना बूलियन का कभी साइज नहीं बताया जाता, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो 1 बाइट में रखा है कि 2 बाइट में रखा है, ठीक है। हो सकता है जनरली 1 बाइट में यूज किया जाए, एग्जैक्ट इसका साइज हो सकता है डिफरेंट हो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। बढ़िया बात है। इसके बाद अभी तक हम बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। फीचर्स, हर एक फीचर हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, टाइप्स हो गया। अच्छा, एक चीज और जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है डिस्कस करना था वो था डेटा टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? पहला प्रिमिटिव और दूसरा क्या है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में अगर हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आता है? जैसे कि एरे, एरे, स्ट्रिंग। प्रिमिटिव वाले में ना आप मान सकते हैं ये जो जितना चीज अभी हम ऊपर बताएं यही सब चीज आएगा, ठीक है। तो मैं हमसे कॉपी पेस्ट करते पीछे वाला, कहाँ गया? जो हम ये सारा चीज बताया ना, बाइट, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल और ये बूलियन, ये सारा जो भी चीज था ये सब प्रिमिटिव वाले में आएगा, ठीक है। ये सब हो गया प्रिमिटिव वाले में। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरे और स्ट्रिंग। एक काम करते हैं, हम ना एक कॉल लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट का कॉल है, हम उसको ले लेंगे। वो लोग का एग्जाम है, उसी समय पूछ रहा है। इंटरव्यू आगे लोग। हेलो हेलो जी, बोले हैं भैया, वो जो जर्नल एंट्री का हम जो क्वेश्चन बना के भेजे वो सही है या गलत? वो चीज हम चेक तो नहीं किए हैं, लेकिन आप अगर सब कुछ सही किए होंगे तो सही होगा। आप आंसर से मिला ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले से। तो एक बार देख लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि उसमें तो हमको डाउट लग रहा था कहीं। हम आपको ना एग्जैक्ट ये 12 बजे देख के यस या नो बता देंगे, ठीक है। 12 या 11 या 12 या 12:30 तक, अभी थोड़ा मतलब किसी। ठीक है, तो मतलब बढ़िया। बताइए कि जब बच्चा लोग लास्ट मोमेंट तक एकदम लग रहा था। हेलो, चलिए प्रिमिटिव वाला हो गया। एरे, एक सेकंड, कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? बढ़िया। तो एरे हो गया और स्ट्रिंग हो गया, जो भी हमारा ये सब है। अच्छा, इसके बाद वेक्टर वगैरह भी आता है, वेक्टर। और जो भी हम, क्या हुआ? अभिजीत म्यूट कर लीजिए। चलिए, नॉन प्रिमिटिव हो गया। अब यहाँ पे पूछ दिएगा व्हाट एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन, मतलब कि जावा। तो सबसे पहले डेटा टाइप 2 टाइप में बांटिए, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव वाले में आप मतलब कह सकते हैं प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड दोनों लिख सकते हैं। जो पहले से डिफाइंड है, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग पहले से डिफाइंड है, वेक्टर पहले से डिफाइंड है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कुछ यूजर डिफाइंड, जैसे कि क्लास बना सकते हैं अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो वो चीज आप नॉन प्रिमिटिव को ना, नॉन प्रिमिटिव को फर्दर 2 टाइप्स में आप बांट सकते हैं। प्री डिफाइंड मतलब जो कि ना जावा वाला लैंग्वेज वाला पहले से बना के दिया है, ठीक है। प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड वाले में ये तीनों आ गया। और यूजर डिफाइंड में क्या आएगा? यूजर डिफाइंड में जो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जो बनाते हैं ना, जो मतलब अपना डेटा, जैसे स्टूडेंट बना दिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट नहीं है, जो क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके जो हम अदर डेटा है, जैसे स्टूडेंट बना दे, टीचर बना दे,
तो वो सारे यूजर डिफाइंड में आएगा। क्लियर है? डेटा टाइप वाला तो क्लियर लिखिए, 3 टॉपिक अभी तक क्लियर हो गया। अभी तक हम क्या क्या चीज़ बताए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। जावा का फीचर्स, जावा किसने बनाया, कैसे बनाया, हिस्ट्री थोड़ा बहुत, बस डिस्क्रिप्शन आंसर लिखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही। ये जो चारों पांचों कंपोनेंट्स है ये सब, उसके बाद डेटा टाइप्स। अब टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग एग्जैक्ट कोड का पार्ट है, तो इसको ना हम कोड वाले जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पे टाइप कास्टिंग को कवर कर लेंगे। और लूप्स कंडीशनल, तो इसको भी डायरेक्ट हम यहीं से कवर करते हैं, ठीक है। कोड ओपन करना ही पड़ेगा, न्यू फोल्डर। जल्दी से ओपन करते हैं, टाइप कास्टिंग का एग्जांपल देख लेंगे और फिर उसके बाद उसका क्या कहते हैं, बढ़िया रन होने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग का देखते हैं, फिर लूप का देख लेंगे। यहीं पे बेसिक कोड भी हो जाएगा कि जो बेसिक हेलो वर्ल्ड वगैरह सबको लिखना जरूरत नहीं है, बस हम जो स्ट्रक्चर बताना है कि प्रिंटफ मेन, ये सब चीज कहा गया। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले चीज डायरेक्ट इसमें आपको क्लास का नाम लिखना है, पब्लिक क्लास, किस फाइल नेम में रखें तो टाइप कास्टिंग। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पब्लिक psvm हो गया आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसमें ना हम सबसे पहला चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, इंट a इक्वल टू 7.8। क्या ये लगता है असाइनमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, हमको लग रहा है ये VS कोड ना समय, इसलिए इसको मतलब अभी एरर रेड वगैरह नहीं दिखा रहा, जल्दी दिखाएगा। सिस्टम डॉट हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, वहां पे कुछ टाइम प्रिंट एलन, और यहाँ पर a को हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि a में ना मतलब आपको नेचुरल नंबर रखना होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई डेसिमल नंबर उठा के उसमें एडजस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। आशुतोष सर नॉन प्रिमिटिव फिर से बताइए। नॉन प्रिमिटिव में ना, 1 मिनट पहले इसको कॉल करते हैं, काम नहीं होगा आपका, आएगा वो कम से कम 1 आध घंटा में, तो घर से फोन करके बात कर लीजिए। अभी तो नहीं होगा, अभी तक काम, अभी तक काम फोन कीजिए ना और रन करते हैं, ठीक है। ये एरर दिखाएगा कि मतलब आप जो है ये फ्लोट को मतलब सॉरी डबल को आप इंट में ले नहीं जा सकते, ठीक है। जल्दी आओ भाई, हमको लगता है सेटअप पहले चलना चाहिए। कुछ कोड ये लोग टाइप कर रहे हैं। देख ले, 10 चल रहा है, चलते हैं। गड़बड़ आ गया, 1 मिनट अभी खत्म हो गया। एक 10 से 5 म्यूट कर लीजिए विवेक। मौक हुआ नाच रहा चला था तो मैं तो काट करता हूं और बोलिए बंद हो कर रहा बोलिए तो कहां से माइक डिलीट म्यूट करते कीजिए रहे कौन विवेक। लिख कर ले कॉल कर ले मैं देखा तुम कौन आइल वाला कहां कौन आइल वाला विवेक म्यूट कौन पर कौन कथि कॉल म्यूट रही करो। है वो बताइए 1 मिनट, हमको लग रहा है कोड भी एक साथ रन कर दिया क्लास सिस्टम ही ऑन नहीं चलता अपडेट हो कॉल पे और नहीं चला काहे चलिए अब बटन तो उसके बाद हमारा कोई क्लिक हो नहीं रहा था तो यही क्लिक हो गया, ठीक है। देखिए एरर भी तब तक आ गया उधर, मतलब यही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी सिस्टम फंस कहाँ गया था। तो कह रहा है ना कि जो इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसेस ऑफ प्रिसीजन, आप क्या कर रहे हैं, डबल को इंट में असाइन करना चाहते हैं। अब जावा वाला का नींद अब खुला है, सॉरी VS कोड वाले का नींद अब खुला है। अब बता रहा है कि आप 7.8 को इधर असाइन नहीं कर सकते, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट टू डबल। इसका आइडिया क्या है, कैसे इसको कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन है जो हमको पढ़ना है, टाइप कास्टिंग। इसको नाम पहले एक ब्रैकेट लगा के लिख दे कि इंट में इसको ले जाओ, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको इंट में पहले जो 7.1 होगा इसको इंट में कन्वर्ट करेगा और फिर इसको जो भी शायद इंट 7 बने या फिर जो भी बने उसको ले जाकर वहां चिपका देगा। यहाँ पे ना शायद कहेगा कि मैनुअल एक सेकंड उसको प्रिंट किया क्या, बस ये देखना राउंड अप करता है कि मतलब एग्जैक्ट नॉर्मल ये पब्लिक क्लास टाइप कास्टिंग किसका वाला
ये एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो टाइप कास्टिंग है इसमें ये किस बात का एरर आ गया बिना मतलब का, फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। टाइप कास्टिंग का सिंपल मतलब होता है ना कि एक डेटा टाइप जैसे कोई और है उसको अगर किसी और डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। टाइप कास्टिंग, अच्छा हाँ एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम था ना, ये टाइप्स कास्टिंग हम फाइल नेम चूज कर दिए थे और यहाँ पे टाइप लिख दिए थे। ये नींद खुला है तो इसका सही खुला है, अब सही है, अब सब कुछ सही है, रेड रेड भी नहीं दिख रहा। बस थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स को ध्यान रखिए, प्रोग्रामिंग एग्जैक्ट अब एग्जाम में ना आप थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक की जगह तो इतना छोटा सा बात नहीं दिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट 7 आ गया, ठीक है। 7 काहे आ गया, अब ये हमको बोला है डिबगर चालू कर दो, सब चालू नहीं करेंगे। बस बात इतना सा बताना था कि ये नॉर्मल, अच्छा ये डेटा टाइप कौन सा, फ्लोट है कि डबल है? हम इसको फ्लोट ना बोल के डबल ही क्यों बोल रहे हैं? डबल है क्योंकि फ्लोट रहता है तो शायद लास्ट में हम उसके एफ लिखते हैं। हाँ अगर हम लास्ट में किसी भी पॉइंट वाले जो भी वैल्यू है उसके लास्ट में अगर हम एफ नहीं लगाते तो वो डबल बताएगा। इसीलिए आप जब देखिएगा यहाँ पे हम ये हटाते हैं ना तो ये क्या बताता है, ये कहता है कि आप ना मतलब एक सेकंड क्या है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट टू डबल टू इंट। अगर हम इसमें एफ लगाते तो ये कहेगा ना कि आप कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंट। क्लियर है बात? टाइप कन्वर्जन करने के लिए क्या करना होगा, जो भी पहले से है उसके पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे और जिसमें उसको ले जाना है वो लगा देंगे, यानी जिस टाइप के वेरिएबल उसको स्टोर करना है उस टाइप का हम लगा देंगे। क्लियर है टाइप कास्टिंग? ऐसा ही आप कैर वगैरह और डेटा टाइप्स के साथ कर सकते हैं। तो चैट में आप लोग क्लियर लिख दीजिए ताकि हमारे आगे हम बढ़ पाए। तो ये वाला हो गया टाइप कास्टिंग। अब कहाँ है एग्जैक्ट नेक्स्ट टॉपिक? अब लूप वगैरह देखने का जरूरत है कि इसको स्किप करें? अगर हमको लगता है 5-10 लोग भी चैट्स में स्किप लिख देते तो हम इसको छोड़ देंगे। हमको लगता है बहुत बेसिक चीज है स्किप, बस स्किप लिख दीजिए अगर आपको लगता है क्लियर है तो। लूप वगैरह स्किप कर सकते हैं, हाँ बढ़िया, ज़्यादा नहीं 5 से 10 स्किप हुआ तो हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप, वेरी गुड। यहाँ पे एक लूप हमको डिस्कस करने का जरूरत है, हम ना काम करते हैं जल्दी से इसको। कंडीशनल को तो डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है, कंडीशन मतलब वो इफ एल्स स्विच केस सबको पता है, ठीक है। लूप में ना एक जो हमको आता है PSVM, भाई लिख ले यार मेन। अब देखिए चूंकि सिस्टम पे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और सारा काम एक साथ हो रहा है तो हम रन करवा सकते हैं कोड हाँ सिस्टम से ज्वाइन है। एक मिनट रुक जाओ, रन कराओ, कोड लिख लो पहले, अगर लिख लो तो डायरेक्ट शेयर कर लेना। अगर हम हमारा पहले कंप्लीट होगा तो हम ही रन कर लेंगे। ARGS देखिए लूप हम नहीं रन कर रहे हैं, हम ना बस एक फॉर ईच जो जावा में एक्स्ट्रा है उसको रन करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई इंट ARR और इसमें कुछ भी मतलब साइज स्पेसिफाई नहीं किए, आप नॉर्मल कुछ 1 8 9 10 और क्या है 23 कुछ नंबर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा एरे बन गया। अब इसको अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको पता है कि चूंकि ये इंटीजर एरे है तो इसमें हर एक जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इस एरे के अंदर क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंट ए नाम का हम वैल्यू एक वेरिएबल अज्यूम करते हैं और कॉलन लगाते हैं और लिखते हैं कि ARR में जितना भी ए है यानी कि जितना भी इंटीजर्स है उस सबको अब हम एक एक करके हमारे पास ए वेरिएबल में आता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट कॉमन सिस्टम ओपन रखना, हम कोड चैट में डाल देंगे, बस रन कर लेना, ठीक है। अगर आप में से और किसी ने ओपन कर रखा है तो जरूर। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एलिमेंट्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते जाइएगा पहले एक एक करके ना ए में एलिमेंट आता जाएगा। पहले में ए आएगा मतलब ए में ARR 1 आएगा, फिर ARR 0, फिर ARR 1 ARR 2 ARR 3 ऐसे कर करके हर एक इंडेक्स का एलिमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आ जाएगा। अमन रेडी हो, दे दे कोड, हम इस पर रन करेंगे तो ये पहले से हिट हुआ बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो डाल देते चैट्स में, बढ़िया। रन करके तुम रेडी रहो, आउटपुट एक बार दिखा देगा जब रन हो जाए।
बाकी तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया लूप वाला चीज, इफ एल्स आप लोग देख लीजिएगा, बाकी वाइल लूप, डू वाइल लूप वो सब अपने हिसाब से देख ले सकता है, ठीक है। अच्छा, लूप में ना एक चीज आता है जो हम अपने एग्जाम में हर बार लिख डालते हैं, वो चीज आपको मन हो तो आप भी लिख सकते हैं। कितना बैठिए, कम से कम 15-20 मिनट समय लगेगा, तो आधा घंटा भी लग सकता है। निकालिए जल्दी से। कंट्रोल लूप और क्या है, आ गया तो देख लो। एग्जिट कंट्रोल लूप और क्या है, निकल जाएगा, रुक जाइए, लड़का आएंगे आप देख ले। एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप, आप में से कोई दोनों बीच में डिफरेंस बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिट कंट्रोल लूप एंड एंट्री कंट्रोल लूप? अमन स्क्रीन शेयर करेगा, ऑफ करें हम? देखिए, एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल में बस डिफरेंस है कि एग्जिट कंट्रोल में ना कंडीशन क्या होगा, आइट्रेशन के बाद, ठीक है। आप एक चीज बस हम आपको, अगर आप डू वाइल लूप को समझते हैं तो आप यहाँ पे समझ जाएगा। आइटरेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या चेक होगा, कोड डन, कंडीशन। कोड डाल दिया चैट में। यहाँ पे क्या होगा, एंट्री कंट्रोल में, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, पहले क्या होगा ना कि यहाँ पे कंडीशन, हर आइट्रेशन से पहले कंडीशन चेक होगा, फिर आइट्रेशन चलेगा। मतलब कि एंट्री पहले चेक किया जाएगा, एंट्री के टाइम पे कंडीशन, एग्जिट कंट्रोल में एग्जिट के टाइम पे कंडीशन। अच्छा, इसके बेसिस पे आप एग्जांपल बता सकते हैं? एंट्री वाले का हम लिख देते हैं, एंट्री वाले का सिंपल है, फॉर लूप, और कौन है एक, हर्षित कोड रन कर गया है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, हम अपना ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गया फॉर लूप और वाइल लूप हो गया। हैवी लोड, हाँ हमारा ऑफ है। एलिमेंट 1 2 3, देखिए यहाँ पे हम वही बात बोले थे कि जो एक एक करके एलिमेंट है 1 8 9 10 23, एक इंडेक्स पे, मान लीजिए पहला, जैसे हम ARR 1 2 3 करते थे ना, फॉर लूप लगा ये वाला करे, बस उसी चीज का एक हमारे पास क्या है, शॉर्ट हैंड बोल सकते हैं, या फिर बस हमको एक कन्वीनियंट दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई महारत वाला फीचर ले आया, इसी बात को हम मतलब फॉर लूप नॉर्मल लिख के भी कर सकते हैं। कैश फोन हमारा ऑफ हो गया, कैश कैश तो दिया था हमारा फोन चार्ज में लगा दिया, तो अपना नेट ऑन करो जल्दी जल्दी, दोनों में से कोई एक काम करो। लाइट नहीं है क्या? केबल खाली करो तो वाला आ रहे भाई, हटिए तो 2 मिनट हटिए, इतने बोल को करे पूरे में चलिए कंटिन्यू करते हैं। और हम बता रहे थे एक एंट्री कंट्रोल लूप वाले में, ठीक है। हेलो, एंट्री कंट्रोल लूप वाले में पहले कंडीशन चेक होता है, फिर आइट्रेशन, हमारा जो भी मतलब काम होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, आइट्रेशन चलेगा, या फिर पहले कंडीशन फिर कोड, ठीक है। आइट्रेशन को हम हटा के कोड कर देते हैं। पहले जो भी कोड आप उसके अंदर लिखिएगा, पहले कोड एक बार चल जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, और इसमें क्या होगा, पहले कंडीशन एक बार चेक किया जाएगा तभी कोड चलेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है एग्जिट कंट्रोल लूप का? एग्जिट कंट्रोल वाले डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, बढ़िया। डू
वाइल लूप, इसका हो गया फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर व्हाट इज लूप्स आ गया तो, ठीक है। कि बेसिक टाइप होता है एग्जिट और एंट्री कंट्रोल लूप, और थर्ड में आप एक स्पेशल टाइप ऑफ लूप रख सकते हैं जो कि फॉर ईच वाला है, ठीक है। जो ये फॉर ईच ए इन ARR ये वाला काम कर दीजिए, ठीक है। बढ़िया, लूप्स वाला हो गया, ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, टाइप कास्टिंग वाला भी मिल जाएगा और लूप्स वाला भी। चलते हैं नेक्स्ट पे, कोडिंग वाला काम खत्म है। यूनिट नेक्स्ट मतलब यूनिट नेक्स्ट या फिर पॉइंट्स में नेक्स्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद कुछ और चीज आपको लगता है जो बेसिक्स में मिस हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टाइप किया जा सकता है? अमन, कुछ लगता है मिसिंग है कि हो गया? इसको अमन भी नहीं रखा। बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं फीचर से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर क्या क्या है? पहला, दूसरा अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है? नाराज जी, अब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन के बाद बोल सकते हैं ना कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद दो है, मतलब कि एक है पहला डायनामिक बाइंडिंग और एक है मैसेज पासिंग, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में लिख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन को आप कह सकते हैं रैपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, यानी कि डेटा और उससे रिलेटेड जितना फंक्शंस है उस सबको अगर हम सिंगल यूनिट में बाइंड कर दें तो इस चीज को क्या बोलेंगे? इस रैपिंग करने का जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं, ये क्या कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज या फिर ना इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशंस को हाइड कर देते हैं, ठीक है। हाइडिंग वाला स्पेलिंग सही हो। हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ये सारा चीज, ठीक है। हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन और शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। एसेंशियल मतलब जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही बाहर वाले यूजर को दिखेगा, बाकी जो मेन है, जैसे कि एटीएम मशीन में हमको सिर्फ एटीएम को क्या करते हैं, मतलब एटीएम में सिर्फ पैसा निकालना और पैसा विड्रॉ करने का हो सकता है दिखता हो बटन, ठीक है। बाकी उस वो एटीएम मशीन खुलेगा कैसे, उसके अंदर ये जो काम होगा वो कैसे होगा, डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेशन होगा, काउंटिंग कैसे अंदर होगा, वो सारा चीज आपसे हाइड कर लिया जाता है। शोइंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ओनली। यहाँ पे ना बस वही था कि प्रोवाइडिंग इंटरफेस। अब ये इंटरफेस जो इंटरफेस टॉपिक है उससे अलग है। अब्स्ट्रैक्शन मतलब ना कि आप मेन जो काम चल रहा है उसको छुपा लीजिए और बाहर वाले को बस कुछ क्या कहते हैं कि जो काम हो रहा है उसको उस काम से मतलब रखा है। इनहेरिटेंस क्या होता है? रीयूजिंग द, यहाँ पे कह सकते हैं रीयूजिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा टाइप्स। यहाँ पे या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेस। रीयूजिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड, यहाँ पे रीयूजिंग द से पहले आप लिख सकते हैं ना रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड
अब जावा में फंक्शंस की जगह मेथड बोलते हैं, इसलिए मेथड लिख दिया। रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज में होना चाहिए, रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेस। और ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेस में क्या क्या आएगा, रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेस। अब यहाँ पे आप बहुत सारा बात लिख सकते हैं कि पहला क्या होता है, जो रीयूज करता है वो चाइल्ड क्लास, और जिससे रीयूज किया गया वो पेरेंट। तो दोनों वर्ड हम यहाँ पे बस लिख देते हैं, ठीक है। या फिर एक और बात बोल इसका जाता कोई है याद बेस, करने का तरीका है? क्या इसका कोई याद करने का तरीका है सर? क्योंकि इसमें इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, मतलब कि बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफिनेशन पता है लेकिन सर कंफ्यूज हो जाते हैं किसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए। तो इसका देखिए कुछ याद करने सबसे का पहले तरीका आप एक नहीं है? चीज याद रखिए, इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल में बंद करना है। कैप्सूल मतलब क्या होता है, क्लास, ठीक है। अगर आप क्लास बना लेते हैं तो आप उसमें डेटा और फंक्शन रख सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए, क्लास मतलब इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा और फंक्शन एक साथ रखना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, डेटा फंक्शन एक यूनिट में, तो हो गया इनकैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जो हमारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कुछ डेटा को प्राइवेट कर लिए, कुछ फंक्शंस को प्राइवेट कर लिए, तो वो सारा चीज कुछ मेथड्स को प्राइवेट कर दिए, तो वो सारा चीज अब्स्ट्रैक्शन वाले पार्ट में आ जाएगा। क्लियर है? देखिए पहले यूनिट यस में सर। बांधना हमारा सिर्फ हो गया इनकैप्सुलेशन, और उसके बाद अगर उसको मतलब क्या है अब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि हम ना वो इंटरनल डिटेल्स इंप्लीमेंटेशन वगैरह हाइड कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्शन। आई होप क्लियर होगा, एक दो बार सर रिवाइज जैसे कीजिएगा। कि इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़े थे कि ये जो है अपने कोड को जो है कैप्सूल मतलब कि एक डेटा में फॉर्म बांध देता है, ताकि मतलब कि जो है कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सके आसानी से। देखिए यहाँ पे ना इनकैप्सुलेशन का हम आपको जो बेस्ट डेफिनेशन बता रहे हैं, आप याद रखिएगा, डेटा और रिलेटेड फंक्शन, ये तीन वर्ड किसी को बोलिएगा वो समझ जाएगा आपको इनकैप्सुलेशन पता है। डेटा मतलब ना जैसे कि क्लास में क्या होता है, क्लास का डेटा इंट, मतलब एक कोई क्लास बनाना पड़ेगा हमको। मान लीजिए स्टूडेंट है, आई होप थोड़ा सा हमको लग रहा है छोटा दिख रहा है, उसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास स्टूडेंट में ना पहला डेटा क्या हो सकता है, इंट रोल, इंट मार्क्स, मतलब ये दो नॉर्मल सा डेटा हो सकता है, ठीक है, इंट रोल और मार्क्स। अब इसमें ना कुछ फंक्शंस हो सकता है जो कि इस रोल नंबर से रिलेटेड होगा, इस मार्क्स से रिलेटेड होगा। तो हर एक जो डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन फिर इसके नीचे हम लिस्ट कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। क्लियर होगा आई होप। ये सर क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। पेरेंट क्लास, इसको और क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। यहाँ पे क्या क्या नाम बदलता है, बेस का क्या होता है, डिराइव क्लास हो जाता है। इसको बोल, पेरेंट का क्या उल्टा होता है, मतलब चाइल्ड क्लास। और सुपर का क्या हो जाता है, सब सब क्लास। बस आपको रिलेशन याद रखना है कि पेरेंट का मतलब बेस क्लास को हम डिराइव, अब ये ना, अब ये जो प्लस प्लस दिख रहा है इसको आप समझ लीजिए और 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 इसको भी और समझ लीजिए। मतलब या तो आप पेरेंट बेस क्लास बोलिए, पेरेंट क्लास बोलिए, सुपर क्लास बोलिए, बात वही है। डिराइव क्लास बोलिए, चाइल्ड क्लास बोलिए, सब क्लास बोलिए, बात वही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग क्लास, जो क्लास पहले से बना है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, न्यू क्लास, ठीक है। अब बेस क्लास तो ऑलरेडी एक नॉर्मल क्लास है, लेकिन इसमें अगर डिराइव क्लास में बात करें तो इट हैज टू पार्ट्स। ये ना हम इतना काफी है, इतना से ज्यादा डिस्कस होती है वो हम फिर इनहेरिटेंस चैप्टर में आ जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि रीयूजिंग, हमारे यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी होता है, हमको कोड कम लिखना पड़ता है, और ये सब चीज टाइम का बचत, ये सब चीज लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, टेकिंग मेनी फॉर्म्स, मतलब अलग अलग रूप ले सकता है। बहरूपिया वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो चीज की, हाँ मतलब एक ही चीज का अलग अलग रूप हो सकता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इट मीन्स फीचर्स
लाइक क्या हो सकता है, जैसे कि फीचर हो सकता है हमारा, पहला चीज हम लोग बोल सकते हैं मेथड, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, क्लियर है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। और इसमें और भी बहुत सारा चीज आप लिख सकते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सारा बात वो लिख सकते हैं। क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे ना मेनली आप वो जब हम मेथड ओवरलोडिंग बता देंगे, ओवरराइडिंग बता देंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे टॉपिक आएगा। इनहेरिटेंस को एक बार पढ़ लेंगे, फिर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों को देख लेंगे। ठीक, बढ़िया। ओवरलोडिंग ना आप इनहेरिटेंस से पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग को आपको इनहेरिटेंस के बाद ही पढ़ना पड़ेगा। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है? कोड इज डिसाइडेड, यहाँ पे ना कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रन टाइम। अगर आप ना मतलब कि मान लीजिए सम किए हैं, ठीक है, अगर एक ही क्लास के अंदर सम है, इसका हम एग्जांपल बताते हैं डायनेमिक बाइंडिंग का। यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो डायनेमिक बाइंडिंग होता है, यानी कि वो एग्जैक्टली रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल पे कौन सा वाला चलेगा। ठीक है, देखिए ये सारा बात जो हम आपको बता रहे हैं, इसका बेटर क्लियरिटी आपको तब हो सकता है जब हम ये दोनों चीज एक्सप्लेन कर देंगे। जो पॉलीमॉर्फिज्म का दोनों है ना, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, तो इसके बाद के लिए थोड़ा देर के लिए पेशेंस रखिए। डायनामिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इस सबको वहां पे समझ जाएंगे। मैसेज पासिंग क्या है, ये बहुत मतलब थ्योरेटिकल टॉप पॉइंट है। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरा। अच्छा, इसमें ना कभी भी आप ये चीज देखिएगा, हम लोग कभी भी किसी भी फंक्शन को स्टूडेंट डॉट डेटा, मतलब मान लीजिए स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है ओबीजे, तो ओबीजे डॉट डेटा हम नहीं पास करते। आप चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोग क्या करते हैं मैसेज पासिंग में ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, तो होल ऑब्जेक्ट इज पास्ड। अब इसमें बात लिख सकते हैं, कभी भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई डेटा पास करना होता है तो हम डायरेक्ट उसका डेटा नहीं पास करते, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी बनाना है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट पे कुछ मेथड कॉल करके उस डेटा को गेट या सेट किया जा सकता है। क्लियर है मैसेज पासिंग? दीपक है क्लास में क्या? बढ़िया, भटकेगा तो बताना, हमको लग रहा है कहीं बोलते बोलते भटकने जाए। क्लियर है, ये सारा फंक्शन है। ठीक है, आप फीचर्स है 6 का 6 आप याद रखिए। पहला इनकैप्सुलेशन, एक साथ बांट देना, एक साथ बिठा देना दोनों का डेटा फंक्शन को। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन क्या है? इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हाइड कीजिए, एसेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ दिखाइए, प्रोवाइडिंग इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस दे दीजिए, उसी से काम हो जाए। इनहेरिटेंस क्या है? यूजिंग दूसरे पुराने वाले क्लास को नए प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके नया वाला क्लास बना देना, इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ही चीज का अलग अलग नाम, जैसे सम नाम का ही 2 फंक्शन हो सकता है, भले ही वो एक ही क्लास में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ही क्लास में अगर सम नाम का 2 फंक्शन होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। और एक पेरेंट में सम है और फिर एक चाइल्ड में भी नया सम बना लिए, तो वो चीज क्या कहलाएगा? वो चीज कहलाएगा हमारा ओवरराइडिंग। ठीक है, इसको हम और डिटेल में वहीं पे पढ़ेंगे। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होगा कि यहाँ पे मतलब कि जो कोड एग्जीक्यूट होगा फंक्शन के लिए वो बाद में डिसाइड होगा रन टाइम पे, यानी कि ये जनरली ओवरराइडिंग में होता है। पेरेंट क्लास में भी कोड लिखा हुआ है, चाइल्ड क्लास में भी कोड लिखा हुआ है, तो चाइल्ड वाला हो सकता है कि अलग अलग चाइल्ड के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो अलग अलग रखा हुआ। ये एग्जैक्टली ये जो लास्ट का 4 चीज है ना, ये आपको कोड रन कराते टाइम दिखा देंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लास क्रिएट करेंगे तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इनकैप्सुलेट करते कैसे, फिर एब्स्ट्रैक्शन एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू देख लेंगे, यहाँ पे इनहेरिटेंस एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू, और ये ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के कंसेप्ट के थ्रू, और यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग वाला बात जो ओवरराइडिंग में मतलब मल्टी पॉलीमॉर्फिज्म होगा ना, उस पर समझ लेंगे। ठीक है, तो कोड वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट पे आते हैं।
ये चीज़ ना हमको पता नहीं क्या बीमारी लग गया यहाँ पे, ये लगाने वाला गलत है लेकिन पता नहीं क्या अपने आप लग जाता है, हाथ ही चलता है इधर उधर। तो क्या है इसमें ना कुछ हम मतलब वो नहीं लगाते, इंट नेम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बस मेथड बनाएंगे, ठीक है। मेथड का नाम क्या रखेंगे, वॉइड से मतलब कुछ कहने वाला मेथड, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट नहीं लेता और ये बस क्या करता है ठीक है। ये वाला हमारा हो गया एक सेइंग समथिंग वाला फंक्शन का एग्जांपल, ठीक है। और क्या हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, और क्या हो सकता है इंट, मतलब एक चीज होता है ना कि एनिमल 4 पैर वाला है 2 पैर वाला है वो चीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है और उससे रिलेटेड से, ठीक है। यहाँ पे इसका मान लीजिए एक फंक्शन बना दे रन, ठीक है। कुछ भी वर्ब जो होगा ना, वर्ब कोई भी एंटिटी का वर्ब होगा फंक्शन, जैसे कि वर्ब कहना वर्ब है तो फंक्शन, दौड़ना वर्ब है तो फंक्शन, कोई भी नाउन होगा तो हमारा डेटा बन जाएगा। इसको बोलते हैं डेटा मेंबर और इसको बोलते हैं मेंबर मेथड्स या फिर मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब एक एक करके इसका भी इम्प्लीमेंटेशन कर ही देते हैं। ये एनुअल वाला एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग सारा इसी पे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सेइंग समथिंग, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रनिंग विथ, और यहाँ पे जो भी लेग्स उसका हम काउंट स्टोर करवाए थे ना, लेग्स इक्वल टू प्लस लेग्स, ठीक है। मतलब वो मान लीजिए अगर 4 वेरिएबल होगा तो बोलेंगे रनिंग विथ 4 पैरों से दौड़ रहा है, फिर 2 पैरों से दौड़ रहा है, ये वाला चीज। इतना बात क्लियर है सभी को, तो चैट्स में क्लियर लिख दीजिए। एक बेसिक क्लास बनाया है जिसमें कि 2 डेटा है और 2 फंक्शन और 2 मेथड है। और एक बार क्लियर देखें उसका, तब तक हम पानी पी के आते हैं। अमन क्लास एंड ऑब्जेक्ट बता सकता है? हेलो अमन, हम चाहते हैं ये वाला चीज़ आप लोग बताएं तो 10-15 मिनट अगर हम रेस्ट कर ले तो हम ज़्यादा आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप में से कोई भी है जिन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन किया, इसका कोड डेमोन्स्ट्रेट कर सकते तो जरूर कीजिए, बेसिक सा है। अमन कहाँ चला गया? चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे से वगैरह इसको एक बार बस क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट इसका कैसे बनाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन मेथड हो गया, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाना हो तो एनिमल A1 करके बना देते हैं। इसका ना अभी क्या होगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर क्लास में हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता है, ये रूल है, लेकिन इसमें कोई कंस्ट्रक्टर हम डाले नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कंपाइलर कंपाइल टाइम में .+फाइल जो हमारा बनेगा उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा, जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा और कुछ करता भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका कोड भी खाली होगा। तो वो वाला कंस्ट्रक्टर जैसे हमें न्यू के बाद ये वाला लिखेंगे तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? और उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी कहें तो A1 उसका नाम हो जाएगा। A1 के थ्रू हम डॉट कर करके जो भी फंक्शन चलाना हो, जो भी डेटा प्रिंट करना हो, डेटा स्टोर करवाना हो, वो सारा हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि A1 डॉट इक्वल टू
लेग्स इक्वल टू क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं कि 4 पैरों वाला कोई जानवर है, ठीक है। A1 डॉट नेम इक्वल टू क्या करते हैं, कैट कर देते हैं, ठीक है। अब नेम का स्पेलिंग शायद हम मिस्टेक करते हैं, नेम हो गया, ठीक है। नेम इक्वल टू कैट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कैट हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, इसको हमको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम हम सेट नहीं, कैट कर देते हैं। तो ये नेम वाला चीज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बस इस नॉर्मल फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। जैसे कि हम डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे थे, सेम वे में हम क्या करेंगे, A1 डॉट जो भी हमारा फंक्शन था, जैसे कि एक था रन वाला, तो रन कॉल हो गया। और A1 डॉट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा आप लोग को एक बात पता है, ये गेट क्लास का है कॉलर, आप में से कोई बता सकता है गेट क्लास क्यों हम इससे कॉल कर पाते हैं, और कॉल भी हम इसको कर देंगे। आप में से किसी को अगर आइडिया है तो इस चीज के बारे में जरूर एक बताइए, गेट क्लास काहे चल रहा है। थोड़ा सा अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े हुए हैं तो आपको ये चीज समझ में आ सकता है। A1 डॉट से गेट क्लास इसलिए चलता है क्योंकि हर क्लास, जैसे कोई भी क्लास हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास होता है। इस चीज को आप ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, हमको बस ऐसे ही ये सब फंक्शन यहाँ पे दिख रहा था तो इसके लिए बता दिया गेट क्लास। अब यहाँ पे नॉर्मल जो हम दो चीज बनाए ना, सिर्फ उसी को हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। पहला क्या था, लेग नेम था, तो लेग नेम वहां पे हम लेग भी डाल दिए, 4 पैरों वाला है, नाम भी सेट कर दिया, और सेव फंक्शन था, और क्या था, रन वाला था। दोनों को कॉल कर दिया, रन कोड पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को रन होने देते हैं, तब तक किसी का इनपुट है। देखिए जैसे अभी क्या हुआ ना कि मतलब वो दोनों फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। और जो डेटा होगा वो भी चीज पहले सेइंग समथिंग आएगा, फिर रनिंग विद जो हम 4 लेग सेट किए थे वो 4 लेग सेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को एक बार आप रन करके देखिएगा, हम 10-15 प्रोग्राम देंगे ईमानदारी से, कल परसों तक में इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखिएगा, आंसर क्लियर, मतलब आपका कंफ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। A1 हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके थ्रू हम पहला फंक्शन कॉल किए, तो अच्छा पहले हम रन वाला कॉल कर दिए थे, पहले रन वाला कॉल किए थे। एक चीज है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऊपर नीचे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है कि आप कॉल किस ऑर्डर में कर रहे हैं। पहले रन को कॉल किया तो पहले रन वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, क्लियर है। एक मिनट, यार डबल टैप करने के बाद हमको लगता है अपने आप से ही फीचर हमको बंद करना पड़ेगा, ठीक। क्लास ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है देखना, इनहेरिटेंस देखना होगा शायद। एक्सेस मॉडिफायर, हाँ ये भी बढ़िया टॉपिक है। एक्सेस मॉडिफायर जैसे देखिए, अभी ये लेग ना हम बाहर से एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। अभी हम क्या कर देते हैं, इसको पब्लिक कर दे, तो अभी भी इससे पहले भी ये पब्लिक नहीं, डिफॉल्ट टाइप था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो डिफॉल्ट टाइप था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा टाइप के मतलब डेटा टाइप और वेरिएबल डिफाइन करने से पहले कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है पब्लिक, दूसरा क्या ऑप्शन है कि हम प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, एक ऑप्शन आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं जिसमें कि हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड हो गया, एक और है प्राइवेट। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और एक लास्ट में जो कि डिफॉल्ट है। तो 4 तरह का टोटल हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। अब ये प्राइवेट लेग कीजिएगा ना तो देखिएगा कि नीचे प्रॉब्लम आएगा, ये कहेगा कि दिस फील्ड, द फील्ड नेम्ड एनिमल डॉट लेग्स इज नॉट विजिबल, मतलब आप लेग्स को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेग्स यूज कर रहे हैं तो कह रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया इंट लेग्स चल रहा है, मतलब सिर्फ क्लास के अंदर आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड एक और है, मतलब देखिए एक चीज पब्लिक है, पब्लिक को हम कहाँ पे बता देंगे, पैकेज के टाइम पे, कि आउटसाइड पैकेज पे एक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो पैकेज जब बताएंगे उस टाइम हम पब्लिक को बता देंगे, और प्रोटेक्टेड को जब हम इनहेरिटेंस बता देंगे तब हम उसको बता देंगे। अभी एग्जैक्ट आप इतना समझिए कि प्राइवेट मतलब सिर्फ क्लास के अंदर, लेग क्या है, प्राइवेट बनाया हुआ तो सिर्फ क्लास के अंदर प्रिंट हो सकता है, क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, क्लास के अंदर इसका कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये प्राइवेट है तो इसको सेट कैसे किया जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
विजिबिलिटी कंट्रोल भी तो शायद इसी को बोलते हैं ना। हाँ, इसी को विजिबिलिटी कंट्रोल भी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम दिस वाला चीज बता देते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पे ए है ना, ए है तो दिस डॉट अगर हम लिख दें लेग्स, और सुपर वाला इनहेरिटेंस में पता चल पाएगा। तो दिस डॉट लेग्स क्या कह रहा है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन टू कंप्लीट, यही है ना लेग्स। तो लेग्स में हम क्या कर देते हैं, ए असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो दिस डॉट लेग्स, दिस मतलब किसका, देखिए जो भी ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए अगर ये ना A1 डॉट सेट लेग्स, और जैसे ही आपको इसको फोर करके आप कॉल कीजिएगा ना, तो जिस ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन कॉल होगा, मान लीजिए A1 से कॉल हो रहा है, ये क्या करेगा, A1 का लेग, A1 डॉट लेग इक्वल टू ए कर देगा। मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, दिस का मतलब वही होता है। क्लियर है? दिस वाला, सुपर वाला भी हम आगे बताते हैं। दिस वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट। अब यहाँ पे सेट लेग क्या करेगा, ये मतलब यहाँ पे ये जाएगा, फिर लेग को सेट कर देगा, और फिर रन वाले मेथड में सेट, ये जो लेग मेथड है, ये लेग वेरिएबल है, ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा काम खत्म हो गया। और यहाँ पे हम दिस कीवर्ड देख लिए एक्सेस मॉडिफायर में। पहला तो देखे हैं प्राइवेट, और एक देखे हैं यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं। ठीक है, इसको हम ना 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। एक तो इनहेरिटेंस के बाद बताएंगे, और एक बताएंगे पूरा पैकेज खत्म होने के बाद। पहला क्या था, पब्लिक प्राइवेट। इसके बीच में 2 और था जो जिसको कि हम नहीं बताए हैं। ठीक है, पहला है एक तो है प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड के बाद हमें एक चीज जो होता है, जो हम लोग कभी, एक मिनट इसको ना प्रोटेक्टेड वो किस कहाँ पे रखें, यहीं पे रख देते हैं, सही रहेगा। सेकंड नंबर पे डिफॉल्ट, ये कभी कभी उल्टा आपको मिलता है, प्राइवेट फिर प्रोटेक्टेड फिर डिफॉल्ट फिर पब्लिक। ये डिपेंड करता है, अगर आप समझ रहे हैं तो आप किस ऑर्डर में लिखते हैं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है। डिफॉल्ट जो कीवर्ड है वो मतलब हमारा स्विच केस में यूज होता है, लेकिन आप डिफॉल्ट करके कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं ना, जब आप खाली स्पेस छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी इन तीनों में से किसी का भी नाम नहीं लिखते हैं, तो वो किस मॉडिफायर माना जाएगा, डिफॉल्ट माना जाएगा। अब इसमें प्राइवेट क्या है, ओनली इन क्लास। ठीक है, पब्लिक और डिफॉल्ट को आप कह सकते हैं ना कि डिफॉल्ट को भी हम आपको लिख देते हैं पैकेज लेवल। अगर आप पैकेज का यूज कर रहे हैं तो सेम पैकेज में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैकेज में कहीं भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को चाइल्ड में तो वो चीज बताएंगे, और पब्लिक को आउटसाइड पैकेज को पैकेज बताने के बाद बताएंगे। क्लियर है? ये दोनों अभी बता दें, थोड़ा सा ना सीक्वेंस में रहे तो अच्छा है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन लगा देते हैं, और यहाँ पे ना एक और चीज हम ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक पैकेज में, एक फाइल में 2 पब्लिक क्लास नहीं हो सकता। वो पैकेज का कॉन्सेप्ट है, वहां पे बता देंगे। क्लास, ठीक है, क्लास सबसे पहला मान लीजिए हम बना देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका असाइन मतलब कंस्ट्रक्टर बना देते हैं स्टूडेंट। कुछ भी अगर इसमें आर्गुमेंट ना ले और यहाँ पे ये लगा के छोड़ दे, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स
कॉल्ड। स्टूडेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, यहाँ पे सिस्टम लिखना है बस। ये वाला चीज जैसे ही स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऐसा फंक्शन है कि स्टूडेंट क्लास का कोई भी फंक्शन बना के उसको हम कॉल नहीं करते, ये अपने आप से कॉल हो जाता है। ठीक है, जो अपने आप से कॉल हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ फीचर सही होता है कि कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, मतलब ये कुछ और ना ही ये कुछ लास्ट में रिटर्न करता है। और या फिर एक और चीज हम इसको ओवरलोड भी कर सकते हैं। अगर हम एक कंस्ट्रक्टर और बनाते जिसका हम ये सेम हो रहा है, ठीक है, तो हम एक आर्गुमेंट जो नंबर लेके कुछ काम करता है। ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और यहाँ पे जो भी नंबर उसको मिला था ए, ठीक है, कुछ एक नंबर इसको मिला था वो नंबर भी प्रिंट कर देगा। तो ये चीज है एक कंस्ट्रक्टर। ये क्या हो गया, इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। सेम नाम का दो कंस्ट्रक्टर बनाना। ठीक है, अच्छा मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये है तो मान लीजिए इसी क्लास में ना एक वॉइड स्टडी अगर मान लीजिए कुछ स्टडी वाला फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ वही यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अभी जो आपका कोरोना का जो ओटीपी गिरेगा आपको लिखा हुआ नहीं आएगा। ए मतलब जो पहला वाला है ना वो स्टूडेंट स्टडी ए कॉल्ड, ये पहला वाला कॉल हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी का जस्ट हम एक सेम कॉपी बना देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सेम नाम का दो फंक्शन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट इसको नहीं देते हैं। ठीक है, इस वाले में हम आर्गुमेंट ही रिमूव कर देते हैं। तो एक ही नाम सेम रिटर्न टाइप, सेम नाम सेम रिटर्न टाइप। अगर इतना पार्ट दो फंक्शन का सेम हो रहा है और दोनों सेम क्लास में है तो इसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। स्टडी मेथड जो है वो ओवरलोडेड है, यानी कि कभी उसको एक आर्गुमेंट मिलता है तभी ये अलग कोड चलाता है, और जब उसको कुछ आर्गुमेंट नहीं मिलता तो ये अलग कोड चलाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टडी खाली वाला जो है वो कॉल्ड होगा। स्टूडेंट का मतलब ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, और ये हो गया नॉर्मल फंक्शन ओवरलोडिंग। अब दोनों को हम देखिए कॉल करेंगे तो दोनों का डिफरेंट बिहेव करेगा। यस वन एक तो कह रहा है कि कुछ आर्गुमेंट हो, तो मान लीजिए 9 दे देते कि वो अब इसमें कुछ हम डेटा नहीं ऐड किया। ठीक है, क्योंकि हमको ये जो फंक्शन और ये सब जो है फंक्शन से रिलेटेड है, वरना हम इसमें कुछ डेटा ऐड करते हैं। एक्चुअली एग्जांपल जो एग्जाम में दी थे तो डेटा ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो दूसरा वाला स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल लगा देंगे। ठीक है, तो कभी हम क्या करते हैं, अच्छा ये जो दिख रहा है ये कोड का पार्ट नहीं है, ये हमको बताता है कि वहाँ पे उस वेरिएबल के किस नाम से वहाँ पुकार होगा। ठीक है, जहाँ पे वो पुकारा जाएगा, जहाँ जाएगा तो वहाँ उसको ए नाम से पुकारा जाएगा। तो बस इतना बात है। ये आप कभी सेलेक्ट कीजिएगा कोड को और सेलेक्ट करके कहीं पे कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो वो ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, ए नहीं रहता, वो भी ए बस हमको VS कोड दिखा रहा है, जो एडिटर है ये एडिटर दिखा रहा है। ठीक है, बढ़िया। कहाँ पे थे हम? ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जो आर्गुमेंट दोनों का, एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर एक बिना आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, दोनों को कॉल होने देते हैं और फिर से क्या करते हैं, S1 के लिए एक बार स्टडी चलाते हैं। ठीक है, इस बार स्टडी में कुछ आर्गुमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, इसी बार S1 के लिए ही दूसरी बार स्टडी चलाते हैं और यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट दे देते हैं, मान लीजिए 8। अब यहाँ पे ना हम उसको प्रिंट भी कर ही दे तो अच्छा है। एक मिनट, इसमें ब्लैक वाले नहीं रहने देते, हम दोनों को इंट ही कर देते कोई नहीं। यहाँ पे हम बस चाह रहे थे कि 8 जो है ये 8 है, इसको हम चाहते थे कि यहाँ पे प्रिंट कर दे। वो चीज आप यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में प्लस वगैरह लगा के प्रिंट कर सकते हैं। रन करते हैं, अब दोनों बार अलग अलग आउटपुट देगा और दोनों बार अलग अलग आउटपुट देना ही यही चीज पॉलीमॉर्फिज्म है। यानी कि स्टडी नाम के फंक्शन को ही हम अगर 2 बार कॉल है तो कभी कुछ आर्गुमेंट देके कर रहे हैं तो कुछ और काम कर रहा है, कोई और फंक्शन चल रहा है, और कभी बिना आर्गुमेंट के कर रहा है या फिर
मतलब यहाँ पे ना हो सकता है, जरूरी नहीं है बिना आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट वाला, मतलब ये हो सकता है 2 आर्गुमेंट, ये मतलब इसको आप कहिए कि 0 आर्गुमेंट, ये 1 आर्गुमेंट, ये हो सकता है 4 आर्गुमेंट, ये 5 आर्गुमेंट, दोनों में आर्गुमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए। सब कुछ रन हो गया। पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड num9, मतलब जो आप नंबर के साथ कॉल किया तो वो बता दिया नंबर के साथ कॉल हुआ। फिर कह रहा है कि स्टूडेंट के साथ जो कॉल हुआ बिना के साथ, वो बिना वाला, मतलब स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड जो नो आर्गुमेंट वाला है, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्टडी, तो नॉर्मल स्टडी कॉल्ड, फिर क्या है स्टडी ए कॉल्ड, मतलब स्टडी जो आर्गुमेंट के साथ है वो, तो आर्गुमेंट के साथ वाला कॉल्ड, ठीक है। तो क्लियर है मेथड ओवरलोडिंग, एक ही क्लास में सेम नाम वॉइड स्टडी 2 मेथड बना देना, लेकिन देयर आर्गुमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट। इसमें अगर 1 आर्गुमेंट है तो इसमें 1 आर्गुमेंट है तो नीचे वाले में 0 होगा, या फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये चीज ओवरलोडिंग क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। अमन इनहेरिटेंस बताएगा, हमको लगता है आपको इसके बाद इनहेरिटेंस कब आई है। दिस सुपर को बताने से पहले एक बार हम इनहेरिटेंस को देख लेंगे, फिर उसके बाद दिस तो हम ऑलरेडी बता चुके, सुपर को वहां पर बता देंगे। अमन दीपक कौन बताएगा, बस इनहेरिटेंस बताना है, सब टाइप का कोड लिख देना। कहाँ चला गया जी, लगता है ऑन करके छोड़ के चला गया। चलिए ये वाला समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसको मतलब फिर से हमको लगता है रिपीट करने का जरूरत है। बेसिक था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और दोनों मतलब एक चीज है कि हो सकता है हम साथ में किए हों तो ये चीज आपको कंफ्यूजन हुआ, वरना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही है। अच्छा नोट्स हम लिख देना, तो नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फीचर्स में आप लिख सकते हैं, ये सब चीज अभी नहीं लिखते हैं हम, क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में आते हैं, ठीक है। हैज रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। मे बी कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंपाइलर ऑलवेज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और दिस सुपर को और एक्सप्लेन करेंगे कंस्ट्रक्टर में, और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। हाँ ये बात पहले लिखने की जरूरत है, ठीक है। सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है। बस इतना 4-5 पॉइंट काफी है, इतना आप कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं तो काफी है। और एक अंतिम में ये प्रोग्राम लिख दीजिएगा, सेम नाम का क्लास, उसके अंदर सेम नाम का फंक्शन। अब यहाँ पे एक और बात बचा हुआ है, ठीक है। इट यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड व्हेन, ऑटोमेटिकली गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना उस टाइम में अपने आप से चल जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कहाँ गया, अब यहाँ पे एक चीज और लिखना होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल फंक्शन, जिसका कि सेम नेम एज क्लास नेम होता है, ठीक है। ये सब कंस्ट्रक्टर के बारे में बेसिक बात था। दिस के बारे में, इट रेफरेंसेस द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो करंट दिस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी को रेफरेंस करता है दिस कीवर्ड, ठीक है। सुपर वाले को हम इनहेरिटेंस के बाद बताएंगे। अब आया कि नहीं अमन, देखते पहले। अमन लड़का लगता है हमें ही जान लेगा भाई, इसका पीडीएफ शेयर कर दें। क्या? हाँ पीडीएफ इसका शेयर कर दें। हाँ बिल्कुल। इनहेरिटेंस जावा
तो इनहेरिटेंस डिस्कस करें कि रहने दें? हमको लगता है सबको पता होगा। 5 टाइप होता है और एक क्लास का दूसरे क्लास में एक्सटेंड कर दे तो वो चीज सर वो नोट्स का फोल्डर सर दे दीजिएगा। क्या फोल्डर वाला लास्ट में बताएंगे, नोट्स का फोल्डर पूरा खत्म कर दूं उसके बाद। यही वाला ना, कहाँ है? क्या हुआ श्रीवास्तव कुमार? क्या है शिवम? ओपन हो जा भाई। हाँ, तो इसमें अभी तक हम 2 ही सब्जेक्ट का नोट्स डाल रहे हैं, जावा और इस वो दोनों भी शाम तक डाल देंगे, रोज का शाम। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आ सकता है। जितना बता रहा हूँ सारा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर ले लीजिए, पूछ लिया जाएगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट का फीचर पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस पूछ लिया, फिर कोई एक टाइप उठा ले, तो वो चीज है। ओवरलोडिंग भी पूछ ही सकता है, ओवरराइड। अब क्या छोड़े क्या रह गए, ठीक है। हमको तो ऐसा देखिए, जो सब पढ़ लेता है उसको लगता है कि अच्छा कुछ भी आ सकता है, सब ही इम्पोर्टेंट है। मतलब बेसिक है ना कि अब फीचर वाला चीज जो भी ऐसा टॉपिक पढ़ने का कोशिश कीजिए जिसमें आपको लगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका कवर्ड हो सिलेबस। जैसे कि आप जावा का सारा फीचर पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट चीज आपको आइडिया लग जाता है पूरा सब्जेक्ट का। ऊप्स का सारा फीचर पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैक्सिमम चीज का आइडिया लग जाता है। तो वही बात है, ठीक है। ये लड़का हम लोग को मरवा देगा। इनहेरिटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं ना कि मेन फंक्शन एक बनाते हैं। हम ना बोलेंगे कम, ठीक है, हम बोलेंगे कम। जब भी आपको डाउट लगे तो आप इधर चैट्स में हमको बता दीजिएगा, हम वहाँ पे बोल कर एक्सप्लेन कर देंगे। बस हम कोड लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कभी हमको 2-3 और मल्टी थ्रेडिंग एप्लीक करते करते टाइम बहुत लग जाएगा। सर एक मल्टी 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 ये थ्रेडिंग खूब आती है। क्या ये भी आ सकता है? पता नहीं क्या हो, किस टाइप का इनहेरिटेंस है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना हम गलत कर दिए, ये C++ नहीं, यहाँ पे हमको एग्जाम में ना कहीं हम ये लिख दे तो गड़बड़ा जाएगा। एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज करते हैं ताकि इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सके। जो नया वाला क्लास है ये B है और जो पुराना वाला क्लास है ये A है। A में कुछ ज्यादा जो भी सारा प्रॉपर्टी होगा वो B वाले में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनहेरिटेंस। बस बात खत्म। ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? ये हमारा हो गया सिंपल इनहेरिटेंस, ठीक है। और उसके बाद सिंपल के बाद क्या आता है? यहाँ पे ना 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं। मल्टी लेवल। अरे बोल दिया लगता है, मल्टीपल भी कोड नहीं लिख सकता हमारा सिस्टम बंद करके सो गया था। सिंपल का लिखा हुआ है, सिंपल का लिखा हुआ है। हाँ तो लिखा हुआ उसका तो नहीं लिख रहा है। मल्टी लेवल का चेक करते एक बार, होगा कहीं तो। अरे अभी लाइव लिख दो भाई, इतना ज्यादा क्या देखना है। एक सेकंड, मल्टीपल लेवल लिख देना, ये मल्टीपल ही है। एक सेकंड, ये भी हम क्या क्या कर रहे हैं। मल्टी लेवल होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है। और उसके बाद अब बात आ जाती है हायरार्कियल के। हायरार्कियल और लास्ट में एक है चारों में से मिक्स हाइब्रिड। क्लियर है? तो ये टोटल 5 टाइप का इनहेरिटेंस है जिसमें पहला वाला हम ऑलरेडी एग्जांपल लिख दिए। एक क्लास यहाँ पे ना कह सकते हैं 1 पेरेंट 1 चाइल्ड, ठीक है, सिंपल। मल्टी लेवल में क्या होता है? यहाँ पे ना काउंटिंग बेसिस आप नहीं कह सकते। 1 पेरेंट हैज 1 चाइल्ड दैट फर्दर हैज अनदर चाइल्ड। मतलब कोई किसी का बेटा है और उसका भी बेटा, मतलब दादाजी वाला कंसेप्ट है, दादा पोता वाला, तो वो चीज है। यहाँ से डायरेक्ट इस एक क्लास का चाइल्ड को ये और क्लास था, फिर इसका क्लास ये भी चाइल्ड क्लास है, तो ट्रांजिटिवली इसका जो है वो चाइल्ड ये बन जाएगा। बस यही मल्टी लेवल वाले में होता है। और क्या है मल्टीपल 2। अब ये जावा में सपोर्ट नहीं करता है, कुछ लोग यही बस लग रहा होगा कि हाँ हम गलत दिखा रहे हैं, लेकिन टाइप्स के टाइम पे आपको लिख देना है और ये चीज बाद में मेंशन कर देना है कि दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन जावा।
इंटरफेस का यूज करके कर सकते हाँ हैं। वही वो फिर से वहाँ इंटरफेस पे फिर एक बार एक्सेप्शन देना है, मतलब एक्सेप्शन नहीं, या फिर सिंस करके लिख सकते हैं, या फिर सो इट मतलब क्या उसको लिखते हैं, दो करके लिख सकते हैं, THOETS, कि इट डज सपोर्ट फॉर इनहेरिटेंसेस एंड अदर टू पेरेंट क्लास वन चाइल्ड क्लास। ठीक है। हायरार्किकल में क्या होता है, यहाँ पे ना इसको मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, 2 करके अच्छा है, हो सकता है 3 भी हो तो उसको ऐसा नहीं कि मतलब मल्टीपल पेरेंट, एक से ज्यादा हो, 2 3 और उससे एक चाइल्ड इनहेरिट हो रहा तो उसको बोल सकते हैं मल्टीपल। ठीक है। वन पेरेंट क्लास मतलब 2 चाइल्ड क्लास या फिर मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगा तो वो चीज कहा जाएगा। ठीक है। हाइब्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 टाइप्स। ठीक है, एक से मोर देन 1 टाइप्स, हाँ मोर देन 1 टाइप। ठीक है, मोर, अब ये चीज मिस टाइपिंग में सही लिखा गया। तो combination of 2 or more than 2 types of inheritances is called hybrid। इस सबका कोड बताए कि रहने दें। पंकज बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, बताए कि रहने दे। रहने दीजिए सर। हाँ मतलब देखिए बहुत ज्यादा चीज पढ़ना है तो हमको लगता है इधर उधर में रहेंगे तो बहुत सारा चीज मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब का कोड हम यहाँ पे ना एनिमल वाला, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बताएं तो आप इसको हम बस एक एग्जांपल कोड से है बता तीनों देते का, हैं। आप यहाँ पे ए क्लास ऐड मल्टी कीजिए। हाँ क्या, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल का कोड है। ऊपर ए क्लास है। ठीक है, ए क्लास से और नीचे बी है, यानी कि ऊपर एनिमल है, फिर उससे होके इनहेरिट होके बना कैट, और कैट से इनहेरिट होके बन गया मान लीजिए टाइगर बन गया, कैट का स्पेसिफिक टाइप, तो वो चीज हम कह सकते हैं मल्टी लेवल। ठीक है, और नेक्स्ट मल्टीपल, इसमें क्या है, एक कोई क्लास है एनिमल, ठीक है, और एक कोई क्लास मान लीजिए बी है, यानी कि हो सकता है कुछ ह्यूमन वगैरह हो, और उससे इनहेरिट होकर अगर सी चीज बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल, यानी दो अलग अलग टाइप्स का प्रॉपर्टी एक ही में लाने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, हायरार्किकल वाला बस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगा ए, और यहाँ पर इसका एक चाइल्ड क्लास होगा बी, और दूसरा होगा सी। क्लियर है, एक पेरेंट और इसका दो मल्टीपल, मतलब एक एक्सटेंड बी करेगा, मतलब सॉरी बी एक्सटेंड्स ए करेगा, यानी बी ए से इनहेरिट होकर बनेगा, और सी भी ए से इनहेरिट होकर बनेगा। हाइब्रिड वाला बस दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो सकता है ये कोड हम शेयर ना कर पाए, वैसे तो हम पूरा फोल्डर ही अपलोड कर देने वाले हैं उसमें। तो कंस्ट्रक्टर हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस को थोड़ा सा हम शॉर्ट में रखें, अगर आपको लगता है तो आप चैट में रिपीट लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के बारे में क्या क्या पॉइंट बताए थे, सेम नेम एंड मतलब उन मेथड्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब ओवरलोडेड कह सकते हैं, जैसे कि मेथड्स हैविंग सेम नेम एंड रिटर्न टाइप, मतलब सेम ही नाम है और सेम ही रिटर्न टाइप है, तो उस चीज को क्या कह देंगे, यहाँ पे ना सेम नेम बस रह रहता है, रिटर्न टाइप जरूरी नहीं है सेम हो, तो ये वाला कंडीशन हटा देते हैं। रिटर्न टाइप सेम होना जरूरी नहीं है, बस वहां पे क्या है कि सेम नेम होना चाहिए, मेथड्स हैविंग सेम नेम बट आर्गुमेंट्स और
मतलब बोथ मतलब ये हो सकता है 3 ही मेथड हो, मतलब ऑल मेथड्स जो भी है बोथ या फिर ऑल लिख लीजिए। अगर 2 मेथड्स ओवरलोडेड है तो मतलब वहां पे ना कह सकते हैं कि बोथ द ऑल मेथड, मतलब ऑल मतलब जितना उसी नाम का जितना इम्प्लीमेंटेशन है शुड बी इन सेम क्लास। ठीक है, ये हो गया। अब ओवरराइडिंग क्या है? जैसे ओवरराइडिंग है बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट इसमें क्या बोले थे कि स्टूडेंट क्लास के अंदर ही दो स्टडी डिफाइन है, एक स्टूडेंट अलग एक स्टडी अलग एक स्टडी अलग डिफाइन है, तो इसको ओवरलोडिंग बोलेंगे। अब इसी का ना जस्ट एक दूसरा वाला वर्जन है, कहाँ गया, इसी में बताते हैं। मान लीजिए एनिमल है, ठीक है, इसमें कोई है वॉइड से, प्रैक्टिकल वाले में था ना नहीं क्वेश्चन, वही समझ दिमाग में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सेइंग समथिंग, जो यहाँ पे अगर कुछ एनिमल क्लास के थ्रू फंक्शन कॉल होगा तो ये सेइंग समथिंग बताएगा। ठीक है, कैट के लिए देखिए क्या बताएगा, जब हम कैट का ऑब्जेक्ट लगा के उस पर कॉल करेंगे तो ये, अच्छा ये से नाम का फंक्शन इसके पास ऑलरेडी था कि नहीं था? अगर इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कैट का ऑब्जेक्ट कोई सी है तो सी डॉट से करेंगे ना तो ये से समथिंग करेगा। अगर हम ये वाला भी ना भी लिखें और अभी सी का सी इक्वल टू न्यू कैट कर, कैट सी इक्वल टू न्यू कैट करें और उसके बाद फिर सी डॉट से करें तो ये वाला फंक्शन ऊपर वाला चलेगा। लेकिन कैट क्या कहता है कि हमारे पेरेंट क्या इम्प्लीमेंटेशन बताए हैं फंक्शन का, उस बात से हमको मतलब नहीं है, हम उसी फंक्शन का नया इम्प्लीमेंटेशन देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये वाला चीज है हमारा फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए से भी वही है, नाम भी वही है और आर्ग्यूमेंट वहां पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे सेइंग, ये कुछ और अपना मतलब बोल रहा है कि कुछ और अपना मैसेज प्रिंट करवाना चाहता है। ठीक है, म्याऊ म्याऊ कर देगा। ठीक है, म्याऊ क्या बोलते हैं लोग, हाँ तो म्याऊ म्याऊ बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम अब रन करके देख लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू। पहला ऑप्शन, अब a1 डॉट से, तो ये क्या कहेगा, वही बात की मतलब वो a1। अब यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैट, देखिए क्योंकि ये जो कैट है इसके डॉट में ना से एक पेरेंट क्लास में भी है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अब जो से कॉल होगा ये अपना जस्ट चाइल्ड वाले में ढूंढता है। ठीक है, सी डॉट सिनेमा ऑन डॉट से C1 डॉट से, हाँ वैसे मैं यहाँ पे क्या किया था, उसी क्लास का मतलब नाम वैसा ही इसी एनिमल से ना एक और इनहेरिट करवा लिया। यहाँ पे देखिए जो डॉग क्लास है ना ये एनिमल से इनहेरिट हो गया। अच्छा ये टाइप कौन सा है, एनिमल से दो नीचे बने थे, हायरार्किकल टाइप है। एनिमल से दो एनिमल का चाइल्ड बन रहा है, एक एनिमल का चाइल्ड कैट है, एक एनिमल का चाइल्ड डॉग है। ठीक है, तो ये एक बार ये वाला कर से कर यहाँ पे देखिएगा दोनों बारी से ही कॉलर है, यहाँ पे भी से कॉलर, एक पेरेंट के साथ कॉलर है तो हर बार से फंक्शन ही मतलब सेम ही आर्गुमेंट के साथ कॉल हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि आर्गुमेंट भी डिफरेंट कर रहा है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या करते थे, आर्गुमेंट डिफरेंट कर देते थे। यहाँ पे हम क्या किए थे देखिएगा, एक मिनट ये रन हो जाए जब तक। यहाँ पे ना हम आर्गुमेंट डिफरेंट कर रहे थे जब कॉल कर रहे थे, तो देखे थे यहाँ पे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में भी डिफरेंट करते थे। यहाँ पे ये 8 को ये पहले वाला हटाते थे और 8 लगा के कंस्ट्रक्टर को, मतलब ये मेथड में एक बार आर्गुमेंट नहीं पास करते थे, एक बार पास करते थे, तो आर्गुमेंट दोनों का डिफरेंट होता था। अब वही प्रिंट होगा सबका अपना अपना, सेइंग समथिंग और फिर सेइंग म्याऊ म्याऊ, जो कैट वाला बात बोला C1 डॉट से कैट के थ्रू और D1 डॉट से बाकी।
क्लियर है तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं। कुछ और कंसेप्ट्स के बाद आज वाला क्लास 1 बजे पे हम बंद करेंगे, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा बैठिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है कल बैठने का मन ना करे, जैसा कि कुछ लोग को हो भी गया हो। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है? ओवरराइडिंग में पहला चीज तो है कि सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट मतलब आर्ग्यूमेंट का वो जो लिस्ट है ना वो सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा? 1 चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो ये ओवरराइडिंग हो गया। और इसके बारे में जो हम कोड में बताएं यही चीज़ है कि आप ना मतलब, और इसी चीज़ को, ये जो ओवरराइडिंग है ना, इसी को क्या कहा जाता है? इट इज, जो आपने वो सेव फंक्शन कॉल किया है ना, वो किस क्लास का चाइल्ड है, वो किस क्लास से इनहेरिटेड हो रहा है, ये रन टाइम पर डिसाइड होता है, ठीक है। अभी तुम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा है और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म पे आ गया। तो यहीं पे क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल ऑफ, जो ओवरराइडिंग होता है ना, ये कंसीडर्ड एट कंपाइल टाइम और एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए आप ये वाला में ना एक मेथड लगा दीजिए कि अब्स्ट्रैक्ट, जस्ट कीवर्ड आप किसी फंक्शन से पहले लगा सकते हैं, void, जैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो कॉन्सेप्ट था ना, कुछ ऐसा सही है, void रन। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो रन नाम का फंक्शन है ना, क्या कर रहा है कि मेथड, हाँ वही है कि ये जो फंक्शन है ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड देगा। मतलब ये हम बता तो दिए कि इस नाम का मेथड होगा हमारे चाइल्ड क्लास में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी कुछ नहीं दिया। हम बोले कि रन को ना जो भी क्लास इनहेरिट करेगा वो इसका अपना देख लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बनाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पे देखिए नीचे प्रॉब्लम आ जाएगा, ये कहेगा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ये बिल्कुल सही है कि आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि अच्छा, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी अपने आप हमको काहे बनाना पड़ा? क्योंकि जिस क्लास में आप एक ऐसा मेथड दिए हैं जिसका कोई अवेलेबल ही नहीं है कि उसको मतलब उसके कॉल होने पे क्या होगा, रन के कॉल होने पे क्या होगा, ये क्लियर नहीं है। हम बस इसको सेमीकोलन लगा के छोड़ दिए कि चाइल्ड इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी इसका जो भी कर्ली ब्रेसेस पे जो कहानी होगा यानी इस कॉल पे क्या होगा वो चाइल्ड बताएगा। तो चाइल्ड जो बताएगा, अगर चाइल्ड बताएगा तो जब अगर मान लीजिए कोई एनिमल का ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे हम एनिमल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं कि एनिमल कैन नॉट इंस्टेंशिएट टाइप एनिमल, ये इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये ना जावा रोबस्ट है, मतलब कि उसको पता है कि हर तरह का सिचुएशन हैंडल करना है। तो कहेगा कि रन आप इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिए, रन कॉल होगा तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए बोला कि आप इसको अब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए, मतलब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और अगर किसी भी क्लास में आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं तो आपको जरूरी है कि आपको उसको ऑब्जेक्ट बनने से रोकना होगा, क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन उसका कॉल मांगा जाएगा तो क्या होगा। क्लियर है अब्स्ट्रैक्ट वाला चीज की कंफ्यूजन है? आप एक बार क्लियर या रिपीट लिख सकते हैं। देखिए अगर जो क्लियर वाली चीज था ना, अब्स्ट्रैक्ट, एक बार रिपीट करते हैं। जब भी किसी क्लास के अंदर आप अब्स्ट्रैक्ट टाइप लगाते हैं, मतलब अब्स्ट्रैक्ट टाइप का फंक्शन बनाते हैं, तो पहला चीज है कि इसका चाइल्ड अगर कैट है ना तो कैट को बताना होगा कि वॉइड रन, भले ही वो कुछ ना करे इसका मतलब ऐसा लगा के छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रन को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला एरर चला गया, यहाँ पे बोल रहा है कि अब कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया,
द टाइप मस्ट इम्प्लीमेंट बी इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एनिमल डॉट रन। मतलब ये जो इनहेरिट हुआ ना, ये इनहेरिट हुआ तो इसको बोला है कि अब रन का इम्प्लीमेंटेशन बताओ, जिससे लाए हो वो तो बोला था कि बताएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड। अब डॉग से पूछा जा रहा है कि तुम इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ कहाँ है, तो ये भी इसके साथ जैसा ऐसा मतलब ब्लैंक मेथड बना के छोड़ दे सकता है। लेकिन एक और सॉल्यूशन है इसके पास, ये क्या कहेगा ना कि हम भी खुद एब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगे, मतलब हमारा भी ऑब्जेक्ट मत बनाओ, हमारा चाइल्ड बताएगा कि क्या करना है। मतलब इसने कहा कि सिर्फ हम नाम लिख दिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा चाइल्ड बताएगा कि क्या होगा। अब चाइल्ड के पास जब आया तो चाइल्ड भी, जैसे मान लीजिए कोई समस्या आया, उस समस्या का समाधान पेरेंट को नहीं पता है, वो बोला कि इसको हम खुद एब्स्ट्रैक्ट बन जाते हैं, हम अभी मतलब अपने आप को डिक्लेयर कर देते कि हमारा ऑब्जेक्ट मत बना, हम मतलब कुछ काम नहीं कर सकते। तो बोला कि चाइल्ड हमारा इम्प्लीमेंटेशन देगा, तो एक चाइल्ड तो जो बना वो अपना इम्प्लीमेंटेशन दिया, और दूसरा वाला जो चाइल्ड था वो खुद भी डिफॉल्ट कर गया, वो कहा कि हम भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, हम भी नहीं बताएंगे कि क्या होगा। ये बोला कि फिर जो हमारा इनहेरिट करेगा वो समझेगा कि रन का क्या करना है, मतलब खुद को ऑब्जेक्ट बनाने से ही रोक लिया। तो इस तरह से यहाँ से भी एरर चला जाएगा, और रन कोड करेंगे तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया रन करेगा। तो ये एनिमल वाला सिर्फ हम नहीं बना सकते इंस्टेंस, तो इसका प्रॉब्लम है। इसको बस हमें एनिमल वाला क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब देखिएगा सारा चीज हम रन करेंगे तो रन करेगा बढ़िया। ये A1 बोला है कि डिक्लेयर नहीं है। अब इसको हम हटा दे तो क्या कह रहा है कि डॉग, हाँ फिर से देखिए कह रहा है कि डॉग, जब आप ये बना दिए डॉग को भी बोल दिए कि एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, तो इसको आप वापस मतलब उसका इनहेरिट नहीं करवा सकते, तो इसको हमको कमेंट करना पड़ेगा। जिसको मन है इम्प्लीमेंटेशन दे, नहीं मन है तो अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट घोषित करके अपना सो जाए, वो वाली बात है। अब सब कुछ एरर वगैरह चला गया, अब ये वही कैट वाला सेट नियम कहेगा, और डॉग भी इम्प्लीमेंटेशन रन का नहीं दिया और एनिमल भी नहीं दिया, तो एनिमल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना मतलब एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट बनाना मतलब पूरा क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना होगा ताकि कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का यही मतलब है। क्लियर है? तो अब चैट्स में आप लोग क्लियर लिख सकते हैं बाकी लोग। बढ़िया, एक काम करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वाला हो गया, इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है? पैकेज, अच्छा इसमें ना अच्छा हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म ऐड नहीं किया एग्जैक्टली, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का जो दोनों चीज है, रन टाइम और कंपाइल टाइम, दोनों बता देंगे, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो ऐसा मत समझिए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो गया। कल एक और क्लास ले लेंगे, बाकी जो थ्रेड व्रेड वाला होगा। हाँ, इसको पहले लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट वाला। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या लिखा था? यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एक चीज है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट, इसलिए हम इसको बोल लेते हैं कि इनहेरिटेंस के बाद बता सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोई पहले नहीं बता सकता। ठीक है, तो जो ऑर्डर हम डिसाइड किए थे वो हम सोच समझ के डिसाइड किए थे, रैंडमली हम ऑर्डर नहीं लिखे थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट अच्छा एक चीज और लिखे थे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है? फॉर जिस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइएगा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा इंटरफेस की बात करें ना, तो इंटरफेस भी बस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ही एग्जांपल है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप समझ गए तो इंटरफेस भी बहुत 1 मिनट का बात है। अगर हम यहाँ पे ना इसको हम कुछ एक इंटरफेस ऊपर लिख दे, इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारा अगर आप वाइड रन उसमें जो डिक्लेयर कीजिएगा,
इंटरफेस ना बस अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कलेक्शन है, ठीक है। जैसे हम लिखा है इंटरफेस हाय बना दिए। अब इसमें एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ना हम लिखते हैं वॉइड, यहाँ पे ना ही अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और ना ही उसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे, रन, और फिर क्या दे देते हैं इंट सम। इसमें ना कुछ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाना होता है, यहाँ पे देखिए हम अब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं पहले। अब्स्ट्रैक्ट वैसे तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हम अब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लगाते, ठीक है। तो इसका भी आप कभी भी आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप कभी भी हाई h इक्वल टू न्यू हाई नहीं कर सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो ऐसा समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वही देगा जो इसका चाइल्ड क्लास होगा। अब इंटरफेस का कोई चाइल्ड क्लास वैसे नहीं होता, इंटरफेस को ऐसे होता है कि मतलब उसका जो क्लास बनता है ना वो क्लास जी कर देता है। यहाँ पे एक्सटेंड्स की जगह पे हम लिख देते हैं इम्प्लीमेंट्स हाई, और यहाँ पे इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये चीज कह रहा है कि जी को ना मतलब ये दोनों इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, ठीक है। ये तक कुछ करेगा, लेकिन अभी बस वो रन लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूसरे वाले का भी दो, ये क्या कहेगा कि इंट सम, इसका भी लो, तो इन दोनों का ही चीज दे देगा, रन कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी। अच्छा, इसका विजिबिलिटी कम नहीं कर सकता, अगर इसका मतलब इंटरफेस का बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे पब्लिक होगा, एक मिनट हम दोनों को पब्लिक कर दे, इस कंफ्यूजन आएगा। अब ये पहले पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट, वो पब्लिक हम लिख भी दिए हैं, और यहाँ पे ये ना कुछ नहीं लिखे थे तो डिफॉल्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसको भी हम पब्लिक बना देंगे, ये कुछ डिफॉल्ट्स का खेल है, तो वो पैकेज वाले की चीजें हम बता देंगे। स्कैन सम, अच्छा ये कह रहा है कि रिटर्न कुछ करो, तो रिटर्न ना अभी के लिए सब मतलब ये जैसे ही एरर दिखे तो ये VS कोड बहुत समझदार है, कह रहा है कि रिटर्न टाइप बताया कुछ रिटर्न कर दो, तो नॉर्मल रिटर्न 0 कर देता है। ये सब फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट आपको इतना ही समझना है। इंटरफेस एक ऐसा मतलब कि क्लास जैसा होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसका बाय डिफॉल्ट सारा मेथड अब्स्ट्रैक्ट होता है, जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे किसी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का अब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाते हैं जिसमें कुछ मेथड अब्स्ट्रैक्ट करना है तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिए, अगर सारा ही मेथड अब्स्ट्रैक्टेड करना है तो उसको इंटरफेस बना लीजिए, ठीक है। बढ़िया, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट फॉर द डे और एंड ऑफ क्लास। ये वाला फोल्डर में जो लोग भी क्लास अभी अटेंड किए हैं, हमारे वाले व्हाट्सएप पे एक चीज मैसेज कीजिएगा, हम जो बता रहे हैं उस कोड को मैसेज कीजिएगा। हम जो लोग अभी तक क्लास में एंड में हैं, भले ही आप लास्ट में ही आए हैं, लेकिन एंड में है तो हम आपके साथ ये फोल्डर शेयर कर देंगे। कुछ लोगों को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आपको एक कोड हम लिख के देते हैं 90877845, ये हम स्क्रीनशॉट भी रखेंगे, आपको समय बताना होगा कि आप किस मेल आईडी से ज्वाइन थे लास्ट तक। अब ये वाला कोड आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और साथ में एक और चीज दीजिएगा, ईमेल। उसके बाद आपको ना उस मेल पे रिक्वेस्ट भी कर देने, वो जो फोल्डर है उसमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट सेंड करके और आप ये कोड और ईमेल मैसेज कर देना। ये कोड इसलिए ताकि आप क्लास पूरा अटेंड किए हैं तो इसके रिवार्ड के तौर पे आपको नोट्स मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय। तो अब क्लास रखा जाए मैम, अब तो होगा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, 1 घंटे